मैं गूज़बम्प्स आ रहे हैं आज के सेशन का वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग में लेके जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत आपने बताया। ज़्यादातर लोग उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था ग्रैटिट्यूड मतलब करने से ज़िंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आपकी क्या राय है? हमें पिछले 20-25 सालों में सबसे गलत ये सिखाया गया सर। जब भी बदलाव की बात आती है तो कहाँ से बदलने के बोलते हैं, बाहर से या अंदर। बस तुम बेइज्जती भी करो, तुम इंसल्ट भी करो, उसकी तो मेमोरी है ना, उसकी तो फीलिंग है ना। और ये ट्रैपिंग हमारे दिमाग में डाली कैसे, पैसे को नेगेटिव कैसे बन गए। लोगों को पता है उनका वजन बढ़ गया है, डायबिटीज बढ़ी हुई है, उनको मालूम है सुबह घूमने जाना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, मन नहीं करता सुबह। मन जो है ना, ये मन इतना बावला क्यों होता है? गाड़ी हम घर लेकर आते हैं तो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा ले जाकर उसकी क्या करवाते हैं, पूजन करते हैं उसको। नॉन लिविंग गाड़ी को कैसे पता कि इसकी पूजन करवाए। क्या एक ऐसा सरल और सहज पैरामीटर हो जिससे एक इंसान अपने पर्पस को आसानी से डिफाइन कर सके? इस समय आप सोच रहे हैं क्या? 24 घंटे सोचते हैं आप? सोच को नहीं रोक सकते, आप शब्दों को रोक सकते हैं। इसका मतलब कंट्रोल में आपके क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रांसफॉर्म योर लाइफ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के शो में हम बात करेंगे जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में जिनको लेके हम कई बार असमंजस में रहते हैं। बहुत बार हम मेहनत करते हैं, सारा एफर्ट डाल रहे होते हैं, लेकिन जो कामयाबी मिलनी चाहिए उस कामयाबी तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जिंदगी के उन बारीकियों को सीखने के लिए, जानने के लिए बहुत ही खास मेहमान हैं जो कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, श्री अमर चौधरी जी। अमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। अनूप सर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार, और तमाम सुनने वालों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सो अमर जी, सबसे पहली बात तो मैं जानना चाहूंगा, ये जो मोटिवेशन वर्ड है ना, इसके बारे में तमाम सारे लोग बात करते हैं, हाँ जी। मोटिवेशन मोटिवेशन। और इवन मैं भी काफ़ी समय से ऐसी पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे लोग सीढ़ियाँ सुनते हैं, मीटिंग जाते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क समझ में नहीं आ रहा होता। तो ऐसा क्यों होता है? अनूप सर, कमाल के सवाल से आपने शुरुआत की है इस शो की। पहले मोटिवेशन पे बात करता हूँ और फिर बात करता हूँ ऐसा क्यों नहीं होता। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मोटिवेशन के बिना काम चलने वाला नहीं। ओके। बिल्कुल समझ लीजिए। कई बार लोग मुझे मिलते हैं, मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो सवाल होता है, तमाम लोगों को आपने भी बोलते हुए सुना होगा, अरे सर मोटिवेशन से क्या होता है, मोटिवेशन से कुछ नहीं तो होता, वो बोलते हैं हवा भरने जैसा हवा काम है। भरने जैसा है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोगों से मैं बोलता हूँ कि आपका बड़ा बड़ा आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रामायण के समय में नहीं हुए। वो बोले जी मतलब? मैंने कहा यार, अगर आप रामायण के समय में हुए होते तो जब जामवंत जी भगवान हनुमान को मोटिवेट कर रहे थे उड़ने के लिए, तो आप तो जामवंत जी से जाके बोल देते कि भैया मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, हम राइट। अगर जिसको उड़ना होगा अपने आप उड़ लेगा। मैंने कहा आपका सबसे पहले तो शुक्रिया इस बात का कि आप महाभारत में पैदा नहीं हुए, वरना तो जब श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को मोटिवेट कर रहे होते तो आप तो भगवान को ही जाके समझाने बैठ जाते, अरे भगवान मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। गौर करिए अनूप सर, श्री राम, भगवान श्री राम के सबसे क्लोज कौन, सबसे बड़ा भक्त कौन? हनुमान जी। और श्री कृष्ण जी के सबसे क्लोज कौन? अर्जुन जी। एक को उड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी, एक को लड़ने के लिए। जो लोग 24 घंटे भगवान के साथ रह रहे थे ना, मोटिवेशन की जरूरत उनको भी पड़ती है। और उससे बड़ी बात बताता हूँ, ना भगवान श्री राम ने जाकर जामवंत जी से ये कहा कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, ना उन्होंने ये कहा ये तो भगवान का भक्त है खुद उड़ जाएगा, ना श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से, बल्कि श्री कृष्ण जी ने तो दुनिया के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर हैं कोई, भगवान श्री कृष्ण। तो बिना मोटिवेशन के तो कुछ होना नहीं है। एक्चुअली मोटिवेशन के प्रति हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत गलत है। ओके। आप इसको ऐसे समझिए, मैं कहता हूं मोटिवेशन जो है ना वो चाबी की तरह है। की राइट। गाड़ी में की का क्या रोल है, चाबी का क्या रोल है? जस्ट एक स्टार्टिंग के लिए चाहिए रहती है, उसके उसके बाद अपने गाड़ी में चाबी का क्या रोल है? बस कुछ नहीं, बस इग्निशन के लिए चाहिए, स्टार्ट करने उसके के बाद तो लिए। कोई रोल नहीं बाकी है। तो फिर ड्राइवर का काम है। तो मैं कहता हूं भाई, मोटिवेशन आपकी गाड़ी को स्टार्ट करेगा। अब उसके बाद यार इसे मेहनत के पेट्रोल से चलाओ, इसको फोकस के एक्सीलरेटर से चलाओ, इसको जुनून के स्टीयरिंग से चलाओ, पर नहीं, अब आप कहोगे हम तो पूरी गाड़ी मोटिवेशन से चलाएंगे जी। भाई मोटिवेशन का काम आपको घर से निकालना है, उसके बाद आप जुनून के दम पे चलो, फोकस के दम पे चलो, पर्पस के दम पे चलो। तो जिन लोगों के पास कोई पर्पस या गोल होता है, जब उन्हें मोटिवेशन मिल जाता है तो फिर वो कामयाब हो जाते हैं। और जिनके पास ये गोल या पर्पस नहीं होता, भाई देखिए, दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं जी। एक मैं बोलता हूं सेल्फ स्टार्ट। ओके। सेल्फ स्टार्ट आप समझ गए, बटन दबाया चालू हो बटन दबाया चालू हो गए। दूसरे होते हैं किक स्टार्ट। गया। ओके। भाई सेल्फ स्टार्ट को किसी की मोटिवेशन की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, बस। तीसरे होते हैं किक स्टार्ट, बल्कि 3 भी नहीं 4 तरह के लोग हैं। अच्छा। दूसरे होते हैं सर अनूप सर किक स्टार्ट। किक स्टार्ट क्या हुआ, एक दो बार किक मारी किसी ने, कोई मोटिवेशनल स्पीकर मिल गया, कोई कोच मिल गया, कोई गुरु मिल गया,
मम्मी पापा मिल गए, टीचर मिल गए, कोई दोस्त मिल गया, उसने 2-3 बार किक मारी, बंदा स्टार्ट हो गया। पर एक बात बताइए, किक स्टार्ट गाड़ी भी तो किक स्टार्ट होने के बाद मंजिल पे तो पहुंच जाएगी। बिल्कुल एक बार स्टार्ट होने के बाद क्या सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट में कोई अंतर बचा? बिल्कुल रेस तो नहीं, बराबरी चलेगी ना दोनों में। सही बात। तीसरे होते हैं सर पुश स्टार्ट, ओके। धक्का स्टार्ट। सेल्फ दबाया नहीं हो रहे, एक दो किक मारी नहीं हो रहे, और उनको थोड़ा जोर से धक्का मार दिया, कोई बड़ा ही कोच मिल गया, कोई मतलब कुछ घटना ही घट गई उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी, तो पुश स्टार्ट उन्हें धक्का लगा, वो भी स्टार्ट हो गए। पर अगर पुश स्टार्ट गाड़ी भी एक बार स्टार्ट हो जाए तो या फिर रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, चल तो वो भी जाएगी। सही बात। चौथे होते हैं सर नॉन स्टार्ट। नॉन स्टार्ट, ये वो वाले होते हैं जिनको सेल्फ मारे जा रहे हो, सेल्फ से नहीं हो रहे, फिर आपने किक मारी 10-15 मिनट, ये किक से नहीं हो रहे, फिर इनको 3 किलोमीटर तक धक्के मारते ले गए, धक्के से भी नहीं हो रहे, लास्ट में बोनट खोल के देखा, पता चला इंजन ही नहीं है। तो इनका मोटिवेशन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनका ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। बल्कि आपने मुझे इस लाइन पे एक बात याद दिला दी। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं हमेशा कहता हूँ, ये तो बड़ी अच्छी बात याद दिला दी। मैं ये कहता हूँ बेटा, एक बार एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा यार एक काम करो कि जहां तुम पढ़ने बैठते हो ना, अपने उसके सामने ना अपने माँ बाप का गोल लिख लो, अपना गोल लिख लो। जहां आप पढ़ने बैठते हो उसके सामने अपना गोल लिख लो। आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या डायरेक्ट सेलिंग में हो तो डायमंड बनना है, महीने के इतने कमाने। मैंने कहा अपना गोल लिख लो। तो मैंने कहा 9 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक तो वो नहीं सोने देगा तुम्हें, और जैसे ही 11 साढ़े 11 बजे नींद आए और ऐसे लेटने का मन करे तो मैंने छत पे एक पेपर चिपका के अपने माँ बाप का गोल लिख लो। क्या यार बात मेरे है। पापा जी भाई सुबह निकलते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, मेरी मम्मी दिन रात काम में लगी रहती है, तब जाके मुझे पढ़ा रही है, तब जाके मुझे सपोर्ट करके यहाँ तक पहुंचाया है। मैंने कहा सामने तो अपना गोल लिख लो। 2-3 घंटे तो वो नहीं सोने देगा 11 साढ़े 11 बजे तक। जैसे ही लेटो छत पर अपने माँ बाप का गोल लिख लो, 1:30-2 बजे तक वो नहीं सोने देगा, 3-4 घंटे और मैंने कहा अगर ये दोनों काम करने के बावजूद तुम्हें नींद आ जाए तो मैंने कहा अब तुम 8 बजे सो जाना, तुम्हें एक बार भगवान ही उठाएंगे, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं उठा सकती। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जिन्हें फिर भगवान ही उठाता है। तो मोटिवेशन की बात सबसे महत्वपूर्ण, देखिए आप समझिए, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मोटिवेशन तेल की तरह है। अनूप सर तेल की कोई सब्जी बनती है क्या? तेल की कोई सब्जी नहीं होती, पर ध्यान रखना तेल के बिना भी नहीं बनती। सही बात। तो हम तो तेल हैं। करेक्ट। तेल का काम करेगा, पर आप तेल की सब्जी बनाने बैठ जाओ खाली मोटिवेशन के ही दम पे सब कुछ। एक्चुअली गलती इन लोगों की भी नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ऐसा दिमाग में डाल दिया कि अब वो कहते हैं सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ नहीं भाई। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का एक शेर, मैं कहता हूँ मोटिवेशन के बाद आप स्किल्स पे काम करिए ना, मोटिवेशन के बाद आप गोल सेटिंग पे काम करिए ना, मोटिवेशन के काम आप एफर्ट्स तो लगाओगे, मेहनत तो करोगे ना। जब ये सारी चीजें आपस में मिल जाएंगे, डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का एक शेर है कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो जब मोटिवेशन के साथ आपका पर्पस या गोल मिल जाए, अब बताता हूँ ये गोल और पर्पस क्या होता है। कमाल की आपने शुरुआत इस पॉडकास्ट की कमाल के सवाल से करी है। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है दरअसल सर, मेरा एक टॉपिक है, मैं हमेशा कहता हूँ सर कॉर्पोरेट्स में या कॉलेजेस में जब मैं जाता हूँ कि ताकत इंसान में होती ही नहीं, ताकत होती है सर उसके पर्पस में, उसके मकसद में। और अगले 2-3 कमाल, अच्छा जो आपको सुन रहे हैं, मैं देखता हूं आपका कि कमाल के लोग सुनने वाले हैं, तो सुनिए दोस्तों, दरअसल इंसान में ताकत होती नहीं है लोग सर, ताकत होती है उसके पर्पस में, उसके उद्देश्य में। मैं सिद्ध करके बताता हूं आपको। आप कभी भी जिंदगी में गौर करिएगा कि ताकत चलिए मैं आपसे पूछता हूं सर, वेट कितना उठा लेंगे आप? मैक्सिमम कितना लगता है, कितना वेट उठा लेंगे? तब मेरा जितना बॉडी वेट है उसका 50% तो आसानी फिर भी जो भी आपको बेस्ट लगता हो, 30 किलो 50 किलो तक। 50 किलो मान लें आप। 50 आपको लगता है मैक्सिमम आप 50 किलो उठा पाएंगे। मैं अमर चौधरी को लगता है मैं 70 किलो उठा लूंगा। शंकर भाई भी हमारे पास बैठे हुए, वो दिखेंगे नहीं आपको। शंकर भाई कितना उठा लेंगे आप? कितना वेट उठा लेंगे? आइडिया दे दो बस। 50 किलो मान लें। हमारे साथ शंकर भाई बैठे हुए हैं, शंकर भाई कह रहे हैं 50 किलो, अनूप सर कह रहे हैं 50 किलो, अमर चौधरी कह रहा है 70 किलो। चलो मैं आपसे भी पूछता हूँ, आप बताओ कितना वेट उठा लोगे? चलिए मैं मान लेता हूँ आपने कहा 60 किलो मैक्सिमम उठा लेंगे जी। अनूप सर को लगता है 50 किलो, शंकर भाई को मैक्सिमम 50 किलो, अमर चौधरी 70 किलो, आपको 60 किलो। सर रात को भूकंप आया,
और भूकंप में छत गिरी और उस छत के नीचे हम चारों का सगा छोटा भाई दब गया और उस पिलर का वजन जिसके नीचे वो भाई दबा, उस पिलर का वजन हम चारों के द्वारा बताए गए वजन से 20-20 किलो ज्यादा है। क्या लगता है, हम उठा लेंगे या नहीं? 100% उठा लेंगे। क्यों साहब, आप तो कह रहे थे 50 ही उठाएंगे, आप तो कह रहे थे 50 ही उठाऊंगा, मैं तो कह रहा था 70 ही उठाऊंगा, ये तो कह रहे थे 60 ही उठाऊंगा। पर्पस बहुत बड़ा है। अनूप सर, फर्क इससे नहीं पड़ता कि पिलर में वजन कितना है, फर्क इससे पड़ता नीचे कौन दबा हुआ है। क्या बात। मैं लोगों से पूछता हूँ मकसद कहाँ है आपके, पर्पस कहाँ है। मैं हमेशा कहता हूँ सर, बाधाएं छोटी बड़ी नहीं होती, इरादे छोटे बड़े होते हैं, कारण छोटे या बड़े होते हैं। रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, आप गली से जा रहे हैं, अचानक रात में 10 साढ़े 10 बजे गली में 2 बदमाश आपको मिलते हैं, कनपट्टी पे पिस्टल रखते हैं और आपसे कहते हैं आपके पास जो कुछ है मुझे दे दो, आपकी जेब में 1500 रुपए। अनूप सर क्या करेंगे? निकाल के दे देंगे भाई, क्यों दिए जान सर, बची तो क्यों लाखों दिए, का। कारण क्यों दिए? क्योंकि जान जिंदगी बचे ज्यादा तो लाखों कीमती है। पाए भाई, वो यस, यस। हाथ में पिस्टल है, 2 लोग हैं, कनपट्टी पे पिस्टल रखी हुई है, आपने दे दिए। बिल्कुल। अगले दिन अनूप सर आप उसी गली से जा रहे हैं और आपसे भी सवाल पूछता हूँ, आप उसी गली से रात के 10:30 बजे अगले दिन फिर जा रहे हैं, आपकी गोद में 1.5 साल का आपका छोटा भाई, आपका बच्चा है, आपका छोटा भाई है या आपका बच्चा है, वही 2 लोग मिलते हैं, कनपट्टी पे पिस्टल रखते हैं और आपसे बोलते हैं अपना बच्चा हमें दे दे। दे देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं देंगे। कोहनी से मार डालेंगे। मेरा सवाल, आज क्यों नहीं दिए? आज जान का खतरा नहीं था? आज उनके हाथ में, रीजन। आज उनके हाथ में पिस्टल नहीं है क्या? आज अंधेरा नहीं है क्या? आज वो 2 नहीं है क्या? आज वो ताकतवर नहीं है क्या? अनूप सर, जिंदगी में फर्क इससे नहीं पड़ता कि सामने वाले के हाथ में क्या है, फर्क इससे पड़ता है आपकी गोद में क्या है। क्या बात है। फर्क इससे नहीं पड़ता बाधाएं कितनी बड़ी हैं, फर्क इससे पड़ता आपकी आंखों के सपने कितने बड़े हैं, आपके मकसद कितने बड़े हैं, आपके उद्देश्य है ही नहीं, कहीं उद्देश्य नहीं है, सपने ही नहीं है। पढ़े पढ़े वो मैं कॉलेज में सेशन ले रहा था, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देंगे और बिल्कुल। ऐसा लगाएंगे पता नहीं क्रांति ला के रख देंगे। तो बिल्कुल। एक ने वो व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते ना, आपने भी सुना होगा, एक दिन तुम्हारे कानों में ये शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। मैंने कहा भाई साहब एक्सक्यूज मी, कैसे आएगा ये दौर? जो तुम ये सोफा पे पड़े पड़े सारे दिन रील देखते रहते हो, इससे दौर आ जाएगा? मैंने कहा जैसे तुम सारे दिन सोफे पे पड़े पड़े रील देखते हो ना, दौर का तो पता नहीं, एक दिन दौर आ जाएगा। फिर मत कहना कि हमारे साथ क्या हो गया। पर्पस कहाँ है, मकसद कहाँ है? जब मैं कॉलेजेस में या कॉर्पोरेट में सेशन लेता हूँ सर, तो एक सवाल पूछा जाता है, इसको पावर ऑफ पर्पस में अब आपको समझाता हूँ सर। मोटिवेशन जी। जब पर्पस से मिलेगा, जी। ध्यान दीजिएगा, एम मतलब मोटिवेशन, पी मतलब पर्पस, एमपी, आप तो मध्य प्रदेश से ही हैं, बिल्कुल। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उल्टा कर लो, पीएम प्रधानमंत्री, बड़ा बनना है तो ये 2 चीजें तो चाहिए, एमपी बनना हो या पीएम बनना हो, भाई पर्पस और मोटिवेशन चाहिए। ताकत ही पर्पस में है। जब मुझसे कोई भी यूथ, कोई भी व्यक्ति दुनिया में मुझसे सवाल पूछता है, सर मैं कामयाब हो जाऊंगा क्या, मैं कभी भी पलट कर इस सवाल का जवाब नहीं देता सर। मैं बल्कि पलट के 3 सिचुएशन देता हूँ, मैं पलट के सवाल पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ और आपसे ही पूछता हूँ। आप लोगों ने सोचा दोपहर का समय कि चलो यार चाय पीने चल रहे हैं, आप घर से बाहर निकले, चौराहे पर पहुंचे, देखा दंगे हो गए, कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस ने रास्ते बंद कर रखे हैं। अनूप सर चाय पीने जा रहे हो, दंगे हो गए, कर्फ्यू लगा है, पुलिस ने रास्ते बंद करे हुए हैं, क्या करोगे? अरे भाड़ में जाए, चाहे पहले घर में अंदर बैठेंगे, जरा जिंदगी पहले जाएंगे। चाहिए। सिचुएशन नंबर 2 सर, आज आपका यूपीएससी का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, या आपका इंटरव्यू है, 2 साल से आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, आज आपका एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का, यूपीएससी का इंटरव्यू है, या आपका किसी कॉर्पोरेट कंपनी में, आप अपने घर से बाहर निकले, आप चौराहे, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चौराहे पर पहुंचे, पता चला दंगे हो गए, कर्फ्यू लगा है, पुलिस ने रास्ते बंद किए हुए, क्या करेंगे? इंटरव्यू देने जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, एक गली में आपने ट्राई मारी, जुगाड़ करेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, कुछ भी ये करेंगे, आप पहुंचेंगे एक वहां। गली में गए अनूप सर, वहां भी रास्ता बंद, आप भी बताइएगा, आप मुझे कमेंट में बताते रहिएगा। आप एक गली में गए रास्ता बंद, दूसरी गली में गए रास्ता बंद, तीसरी गली रास्ता बंद, चौथी गली रास्ता बंद, 5वीं गली में पता चला पुलिस ने देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। हो सकता है अनूप सर अब आप पलट के आ जाएं दोस्तों, और अब की बार आपने 4-5 गलियों में ट्राई किया, मारी है। राइट। सिचुएशन नंबर 3, आपके पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट है, आपके पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट है, और हम उन्हें ब्लड देने जा रहे हैं अपने अपने पापा जी को। हम घर से निकले, चौराहे पर पहुंचे, दंगे हो गए, कर्फ्यू लगाए, पुलिस ने देखते ही गोली मारने के आदेश दिए, क्या करेंगे? वापस आ जाएंगे, पापा जी को तो अगले जन्म में देखेंगे, क्या बिल्कुल करेंगे? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कम वार्ड में, एट एनी आप कॉस्ट। इंस्पेक्टर साहब के हम पैर पकड़ेंगे, एसपी साहब के सामने नाक रगड़ेंगे, डीएम साहब के सामने रिक्वेस्ट करेंगे, एसईएम हेल्पलाइन पे फोन करेंगे, और फिर भी परमिशन नहीं मिली तो कहेंगे मार दे गोली, जाऊंगा तो जरूर, जाऊंगी तो जरूर। जब कोई मुझसे पूछता है ना कि सर मैं कामयाब हो जाऊंगा क्या,
तो मैं उससे पलट के बोलता हूँ, पहले मुझे बताओ आपकी नज़रों में आपके सपनों की, आपके पर्पस की, आपके मकसद की वैल्यू कितनी है। अगर आपकी नज़रों में आपके सपनों की और आपके मकसद की वैल्यू उस चाय के बराबर है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आप अगले जन्म में जरूर कामयाब होंगे। इसमें तो भूल जाइएगा मेरे भाई, भूल जाना मेरे बच्चों इसमें तो। और अगर आपकी नज़रों में अपने सपनों की वैल्यू, अपने सपनों की इज्जत उस एग्जाम के बराबर है तो हो सकता है आप अगले 4-5 साल में कामयाब हो भी जाएं या ना भी हो, मेरी कोई गारंटी नहीं। पर अगर आपकी नजरों में आपके सपनों की, आपके उद्देश्य की, आपकी सफलता की वैल्यू उन पापा जी के बराबर है तो पार्डन माय लैंग्वेज, किसी के पापा जी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकते। बहुत सवाल खूब ये कहा। है कि आपकी नजरों में आपके सपनों की वैल्यू क्या है। तो सर ये जो मोटिवेशन काम करता है ना, ये मोटिवेशन काम करता है उनके लिए जिनके पास कोई पर्पस हो। आपने कभी गाड़ी में धक्का दिया है किसी की गाड़ी में? कभी 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 ऐसा हुआ हो हाँ, गाड़ी एक में आध धक्का बार दिया हो या ऐसे। अपनी गाड़ी में लगवाया हो? हाँ, हाँ, आप धक्का देते रहिए, गाड़ी जब तक गियर में ही नहीं डली हो स्टार्ट ही नहीं होगी। बिल्कुल। तो मोटिवेशन तो वो धक्का है। अब तुम यार न्यूट्रल में अपनी गाड़ी खड़ी रखो तो मोटिवेट करने वाले की भी सांस फूल जाएगी और तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं होगा। तो जब कभी मोटिवेशन मिले तो बस इतना कर लेना, अपनी गाड़ी को पर्पस नाम के गियर में डाल देना, क्या मैं बात गारंटी है! लेता हूँ स्टार्ट हो जाएगी। बहुत वरना ऐसे खूब, मोटिवेटर भी बहुत घूम रहे हैं और ऐसे मोटिवेट होने वाले भी बहुत घूम रहे क्या बात! बहुत खूब। हैं जी। अमर जी मज़ा आ गया, जिस तरह से आपने परिभाषित किया मोटिवेशन को, पर्पस को। तो पर्पस डिफाइन कैसे किया जाए? मतलब कैसे पता करें कि मेरा ये पर्पस होना चाहिए? मतलब बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, मतलब हर किसी के अपने-अपने अलग-अलग पर्पस होते हैं। बट क्या एक ऐसा सरल और सहज पैरामीटर हो जिससे एक इंसान अपने पर्पस को आसानी से डिफाइन कर सके? 2 पैरामीटर देता हूँ सर। जी, मेरे एक मित्र हैं प्रवीण कुमार राजभर, स्किलिंग यू के सीईओ। उनकी एक लाइन है जी। कि गोल वो है जिसे पाने के बाद आप गोल-गोल घूमना बंद कर दें। क्या बात है! अगर आपको अभी तक भी गोल-गोल ही घूम रहे हैं, जी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ लाइफ की, सेल्स की बात कर लूँ मैं बात कर लूँ कॉर्पोरेट की बात कर लूँ, एक्चुअली हम गोल-गोल ही घूम रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं एक्चुअली मुझे चाहिए क्या? तो अब हुँ, ये पता कैसे चले? हाँ, अगर आप इसको साइंटिफिकली और प्रैक्टिकल मुझसे पूछे तो खास तौर से मैं स्टूडेंट्स के लिए ये देता हूँ, लेकिन ये हर इंसान पे लागू होती है सर। जी, देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड, जो मैंने बनाया, दैट इज कॉल्ड IAS। ओके, आपको मैं पर्पस सेट करने का, गोल सेटिंग का एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, कैसे गोल आइडेंटिफाई करें अपना। प्लीज़, प्लीज़। देखो वैसे तो 90% को सही बताऊं, एक एक होती है ना सिक्स सेंस जिसको हम बोलते हाँ, हैं, हाँ। पर्पस समझ में आ जाता है कि यार ये करना है अपने को, तो ये वो करना तो है, वो दिल की घंटी बजने लगती है घंटी किसी चीज़ बजने से। लगती है। हाँ, लेकिन अगर उसकी और क्लैरिटी चाहिए जी, तो एक पैरामीटर दे रहा हूँ। देखो पहले तो घंटी आपके मन में बजनी चाहिए, जी, अगर आपके ही दिल में घंटी नहीं बजी है तो फिर उसका कोई जिंदगी में कोई रास्ता है नहीं। सही। लेकिन अगर घंटी बज गई फिर भी क्लैरिटी चाहिए तो एक क्लैरिटी दे रहा हूँ, फॉर्मूले का नाम है हुँ, हुँ, IAS। आई मतलब सर इंटरेस्ट। ओके, पता कीजिए मेरा इंटरेस्ट किस काम में है। राइट, क्रिकेट में है, पढ़ाई में है, सेल्स में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, यूपीएससी में है, डॉक्टर में। पहले पता कीजिए इंटरेस्ट। राइट, लेकिन अनूप सर, मैं जो अब अगला वर्ड दूंगा, एक्चुअली इस भारत में, हमारे देश में इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो 95% गोल या करियर इंटरेस्ट के ऊपर डिसाइड हो रहे हैं। इसका अगला पॉइंट भी है, पैरामीटर अगला भी है। हुँ, ए, ए मीन्स एबिलिटी। हुँ, जो इंटरेस्ट मेरे अंदर है क्या उसके अकॉर्डिंग या उसके अगेंस्ट मेरे अंदर एबिलिटी भी है? अमर चौधरी का इंटरेस्ट तो ये है कि सिंगर बनूंगा और आवाज बसे फटे बांस जैसी है, तो मुझे इतनी भी तो भाई सेल्फ असेसमेंट भी समझ तो कोई होनी चीज चाहिए। है। जी, मुझे ये भी तो समझना पड़ेगा कि भाई मेरी, ठीक है इंटरेस्ट सिंगिंग में है पर मेरी आवाज तो नहीं है ना वैसी। राइट, तो इंटरेस्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है एबिलिटी। पता कीजिए क्या मेरी वो एबिलिटी है भी या नहीं है, राइट, जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हो। और एक तीसरा जो पॉइंट मैं यूज करने वाला हूं सर, उसको हमने बहुत इग्नोर किया हुआ और आधी बर्बादी का कारण वही है। एस है सर स्कोप। क्या बात है! स्कोप, जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है क्या उसका इस समय स्कोप है भी या नहीं है। हुँ, लैंडलाइन और मोबाइल, हो सकता है मेरा तो इंटरेस्ट लैंडलाइन में है तो बिकने लग जाएंगे क्या? आउटडेटेड है वो तो, वो तो बिकेंगे ही नहीं ना। नहीं तो बिकेंगे। मुझे ये भी पता, एक मुश्किल सी लाइन दे रहा हूँ सर, शायद अभी कितना कनेक्ट करेंगे उस कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब हो सकता है अभी एक्सेप्ट ना करें लोग, लेकिन मैं एक लाइन कहता हूँ, इंटरेस्ट का काम डेवलप करने से लाख गुना बढ़िया है
डेवलप्ड काम में इंटरेस्ट डेवलप कर लो। क्या खूब बात कही है। स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका। हमारे दिमागों में फितूर घुसा दिया गया पिछले 10 20 25 सालों में। अच्छा, एक तो सबसे बड़ा मैं आऊंगा मोटिवेशन के नाम पे जो सबसे दुनिया का वर्स्ट डायलॉग बोला गया है, वो करो जो तुम्हारा मन कहे। उस पर थोड़ी देर बाद आऊंगा उस जी पर। जी। लेकिन मैं आपको यहाँ स्कोप वाली बात पे एक अजीब और कमाल की बात बताता हूँ सर। ये टॉपिक शायद अनटच्ड है आज तक, जो मैं अगला टॉपिक लेने वाला अनटच्ड है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और इस विषय पे तो शायद किसी का ध्यान भी नहीं गया। स्कोप पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ मैं? अनूप सर, मोटिवेशन, लाइफ कोचिंग, तमाम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तमाम मतलब आई वुड से कि जितनी भी आपने सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ी हैं, उनमें 3 शब्दों पे बहुत जोर है। पहला, क्या करें, क्यों करें, कैसे करें। मैं कहता हूं एक शब्द हमने इतना इग्नोर किया जो सबसे महत्वपूर्ण था, शब्द है कहां। डायरेक्शन किधर है? गौर, डायरेक्शन भी नहीं सर, कहां, प्लेसमेंट किधर है। उदाहरण सिद्ध करके बताऊं, ताकत ऑफ वेयर। हम इस वेयर की ताकत को, इस कहां की ताकत को इग्नोर कर गए, जिसको हम। अच्छा अनूप सर, मुझे एक बात बताइए, 100 गज लगभग 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट की कीमत कितनी होगी? डिपेंड करता है वो किस लोकेशन पे है, कहाँ मतलब लोकेटेड है। ये क्यों पूछा आपने कि वो कहाँ है? वो तो कहीं भी हो 1000 स्क्वायर फीट का ही रहेगा ना। टुकड़ा है, लेकिन अगर वो शहर की प्राइम लोकेशन पे है तो हो सकता है उसकी जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए हो, और कहीं आउटसाइड हो तो पता पड़ा वही टुकड़ा 1 लाख में भी कोई ना खरीदे। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, मान लो किसी गांव में तो हो सकता है 2-4-5 लाख का हो। बिल्कुल। उसी को उठाकर हम गाजियाबाद ले आए तो हो जाएगा कि वो हो सकता है कि भैया 50-60 लाख का 1 करोड़ का हो जाए। उसी को हम नोएडा ले जाए तो हो जाए 3-4 करोड़ का हो जाए। उसी को दुबई में मॉल में लगा दें, उतनी स्क्वायर मतलब कई करोड़ों की जमीन वही है। तो क्या आप मुझे अनूप सर ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी प्लॉट की कीमत इस बात पे डिपेंड नहीं करती, उसका प्लॉट साइज कितना इस बात पे डिपेंड करती है वो कहाँ है? एग्जैक्टली 100%। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, अपने टैलेंट को और अपनी मेहनत को उस प्लॉट की जगह रख लीजिए। मुझे ये मत बताइए आप मेहनत कितनी करते हैं, मुझे ये मत बताइए आप टैलेंटेड कितने हैं। मुझे बताओ वो मेहनत कर कहाँ रहे हो, कीमत कहाँ में है, वैल्यू कहाँ की है। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी ट्रैपिंग ये हुई, मिसगाइड हम सबसे ज्यादा अनूप सर ये किए गए कि हमारे दिमाग में घुसा दिया गया मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। मैं कहता हूं भाई कहाँ करें, कीमत कहाँ की। अब उदाहरण समझना सर, 2 टीचर हैं, दोनों सेम पढ़ा रहे हैं भाई। एक गवर्नमेंट स्कूल में है, एक प्राइवेट स्कूल में है। जो गवर्नमेंट स्कूल में वो भी 2 और 2 4 पढ़ाते हैं, तो प्राइवेट वाले कहाँ 2 और 2 5 पढ़ा रहे होंगे, वो भी 2 और 2 4 ही पढ़ाएंगे। इन्होंने बताया डॉग माने कुत्ता, तो इन्होंने कहा डॉग माने बिल्ली बताया, इन्होंने भी क्या बताया, डॉग माने सिंपल कुत्ता बताया। गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ा रहा है वो कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो प्राइवेट वाला क्या अमर चौधरी पढ़ा रहे हैं। दोनों सेम पढ़ा रहे हैं, दोनों सेम मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। पर जब 1 तारीख को तनख्वाह आती है तो गवर्नमेंट वाले की कितनी, 60,000 70,000, और प्राइवेट वाले की सर 12,000 15,000 16,000 18,000। क्यों भाई, सेम पढ़ा रहे थे, सेम मेहनत कर रहे थे, बराबर मेहनत कर रहे थे। सवाल ये कहां कर रहे थे, वैल्यू कहां की है सर। हम लोग इस अनूप सर कहां को नहीं समझ पाए एक्चुअली। और हमें दिमाग में, मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था, सेल्स में ट्रेनिंग थी, एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग थी। तो ट्रेनिंग तो एक साहब खड़े हुए, सेल्स पे हम बात कर रहे थे, तो बात वो बोले साहब मैं तो इतना सर, मैं इतना मेहनती हूँ, मैं इतना समझिएगा। हम लोगों ने तो अपनी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी बाधा बनाया हुआ रास्ते में। हाँ, जो उदाहरण समझना कैसे हम लोग ट्रैपिंग में फंसते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा अगर मौका लगा पूरे पॉडकास्ट में कहीं। और उदाहरण समझिएगा, तो एक साहब खड़े होके बोले सर मैं इतना मेहनती हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ कि मैं बंजर जमीन में भी फसल पैदा कर सकता हूँ। क्या बात। मैंने कहा साहब ये तो कमाल की बात है, पर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जब आप इतने मेहनती हो कि आप बंजर जमीन में फसल पैदा कर सकते हो, तो इतने समझदार क्यों नहीं हो जाते कि जमीन उपजाऊ ढूंढ लो। ये बंजर जमीन में आप फसल पैदा कर क्यों रहे हो, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। क्या मरते हुए दादाजी से वादा किया था कि बंजर जमीन में ही करके दिखाऊंगा? अगर आप मेहनती हो तो समझदार होना भी आपकी जिम्मेदारी, आपका फर्ज बनता है। पता कीजिए उस मेहनत को मैं कर कहां रहा हूं। अच्छा बताइए, ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है लगभग? 10-15 हजार, 20,000 मैक्सिमम। अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी है सर? मैं आइडिया दे देता हूँ, 2-2.5 लाख है। 2-2.5। मेरा सवाल सर, क्यों है 2.5 लाख उसकी? कारण बताता हूँ। आपने कभी नोटिस किया होगा, क्योंकि अंबानी का ड्राइवर जो है ना, कार को सड़क से 3 इंच ऊंचा चलाता है ताकि पहिए ना घिस जाए, इसलिए 2.5 लाख। नहीं बिल्कुल। अच्छा, ऐसा नहीं तो क्या बिना पेट्रोल के चला रहा है? भाई पेट्रोल के बिना चला रहा होगा, इसलिए 2.5 लाख मिल रहे हैं। फूंक मार के चलाता होगा, फूंक फूंक। किस बात के 2.5 लाख है? कुछ नहीं है, अंबानी का ड्राइवर बस इस बात के हैं। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई जब ड्राइवर ही करनी हो तो अंबानी की कर लेना। अब यहाँ अंबानी से मेरा मतलब क्या, ड्राइवरी में पैसा नहीं है सर,
पैसा है अंबानी पे? की ड्राइविंग करने में। मैं कहता हूं कि मेहनत में पैसा नहीं है, पैसा है उसका प्लेसमेंट सही जगह किया हुआ। आप कभी गौर करना सर, हमें इंडस्ट्री पैसा नहीं देती, हमें कंपनी पैसा देती है। राइट। आप इस पॉइंट को अगर समझ गए तो मेरा पॉइंट समझिएगा। हो सकता है मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हूं, तो मुझे रियल एस्टेट इंडस्ट्री थोड़ी पैसा देगी। पैसा तो मुझे कौन देगी? जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं। सही बात है। मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पैसा थोड़ी देगी, पैसा तो देगी मुझे वो कंपनी जिसके साथ मैं हूं। हम ये समझ ही नहीं पाते। हमारे गांव में एक नल है, मेरा गांव है चिरोड़ी, लोनी के पास, उत्तर प्रदेश में। तो हमारे गांव में एक नल थी, हैंडपंप जी। तो सब लोग बोलते थे नल में पानी है, नल में पानी है, नल में पानी है, नल में पानी है। एक बार हमने उस नल को उखाड़ के रेगिस्तान में गाड़ दिया, आज तक तो उसमें से 2 बूंद पानी आया नहीं है। बाद में पता चला पानी नल में नहीं था, पानी जमीन में होता है। पानी उस कंपनी में, पानी उस प्लेसमेंट में, पानी उस इंडस्ट्री, पानी उस जगह में है जहां हम सब नल हैं, हम सब हैंडपंप हैं सर। हम छोटे बड़े हैंडपंप हो सकते हैं पर पानी हम में नहीं है। पानी है जगह कहाँ? अभी 2020 के बाद तो इसका मैं लाइव एग्जांपल देता हूं आपको। जो टीचर 2020 से पहले ऑफलाइन ट्यूशन और कोचिंग पढ़ाकर 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 मैक्सिमम कमा पा रहे थे ना जी। सर, 2-2 करोड़ कमा रहे हैं। सिर्फ उन्होंने क्या बदल दी? कहाँ? पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, अब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। कहाँ? उन्होंने गणित नहीं बदल दिया, उन्होंने जीएस नहीं बदल दी, उन्होंने पढ़ाई नहीं बदल दी, उन्होंने कहाँ बदल दिया? माय गॉड। और हमें कहाँ बदलने नहीं दिया जाता। आप लोगों से पूछता हूँ अनूप सर आपसे, ऋतिक कहाँ की पावर बताता हूँ। ऋतिक रोशन ज्यादा अच्छा डांसर है या अमर चौधरी? ऋतिक रोशन। ऋतिक और अमर दोनों डांस करें तो ज्यादा किसको पैसे मिलेंगे? डेफिनेटली ऋतिक को। क्या ऐसा संभव है अमर चौधरी को मिल जाए? मैं बताता हूँ, ऐसा हुआ, मैं बता देता हूँ। ऋतिक ने भी डांस किया, अमर ने भी डांस किया, ज्यादा अमर को मिले। कैसे? ऋतिक ने डांस किया सर स्लम एरिया में, झुग्गी झोपड़ी वालों के सामने। क्या बात। सब उसके डांस से बड़े प्रभावित, और क्या कमाल का डांसर है, फैन हो गए, मतलब कमाल का डांस। सबने कहा भाई चलो भाई पैसे इकट्ठे करके ऋतिक रोशन को देंगे। टोटल पैसे इकट्ठे हुए 2600 रुपए। अमर चौधरी ने डांस किया मुकेश अंबानी के सामने। मुकेश अंबानी को मेरा डांस बहुत घटिया लगा, उसने मेरे ऊपर 1.5 लाख फेंक के बारे भाग यहाँ से, आइंदा मत आना। सवाल ये नहीं है कि आप ऋतिक रोशन है या अमर चौधरी, मेहनत सवाल ये आप डांस कहाँ करते हैं। मेरे टॉपिक का नाम है, एक मेरी बुक है बॉर्न अगेन, उसमें मेरा टॉपिक है आप नाचते कहाँ हैं। क्या बात। 90% को यही नहीं मालूम जिन दिन बहुत ही अमेजिंग। मतलब मैं तो गूज बम्स आ गए आपके इस टॉपिक से। वाकई में बहुत रिलेवेंट, बहुत सारगर्भित। मैं जब अपनी टीम को ट्रेनिंग भी दे रहा होता हूँ तो मैं ये बात करता हूँ कि दीवार में सर फोड़ने से बढ़िया है कि आप राइट प्लेस और राइट पीपल पे काम करें एंड सही जगह गड्ढा खोदें। मतलब आंख बंद करके ड्रिल मशीन ना लगाएं, एक्सपर्ट को बुलाएं और चेक कर लें कि कहाँ पानी निकलने की पॉसिबिलिटीज हैं, वहीं पर गड्ढा खोदें, वहीं पर एफर्ट डालें। तो मैं बिल्कुल रेजोनेट कर रहा हूं। अनूप सर एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज कर दिया अभी कि एक्सपर्ट को बुलाएं, तो एक इससे एक मैं टॉपिक निकाल लेता हूं। आपने पूछा नहीं लेकिन चलिए, आपने जो पॉइंट उठाया है, मेंटोर, कोच, एक्सपर्ट। एक गाय जंगल में चरने गई जी, गाय के पीछे शेर दौड़ लिया। शेर ने देख ली गाय और शेर खाने के लिए गाय को दौड़ा। गाय दौड़ी, शेर दौड़ा, गाय दौड़ी, शेर दौड़ा। दौड़ते दौड़ते गाय एक दलदल में गिर गई। मतलब पता तो होता नहीं जंगल में। अब जैसी गाय दलदल में, तो पीछे शेर भी कूद गया, पर वो तो दलदल था। 2, 4, 5 मिनट तो भाई गाय यहाँ, शेर यहाँ। अब उनमें आपस में 5-6 फीट का गैप, लेकिन करें क्या? ना तो वो हिल सके, ना तो वो हिल सके। 2, 4, 5 मिनट शेर ने बहुत जोर मारा। अब ना तो शेर हिल पा रहा, ना गाय हिल पा रही। तो जब दोनों सेटल हो गए, समझ में आ गया गाय को भी ना ये खा पाएगा ना कुछ, तो दोनों में बात होने लगी। तो गाय ने शेर से पूछा, मैं आपने एक्सपर्ट और मेंटोर की बात की उस पर कह रहा हूँ। गाय ने शेर से पूछा कि शेर, तुम्हारा कोई गुरु है क्या? तुम्हारा कोई मालिक है क्या? शेर गाय से बोला, गाय किससे बात कर रही है, तुझको मालूम है? मैं जंगल का राजा हूँ, शेर हूं मैं। राजा का कोई गुरु होता है क्या? शेर का कोई गुरु होता है क्या? मालिक होता है क्या? गाय बोली, फिर तो तू आज मरेगा। शेर बोला, मतलब? गाय बोली, देख मेरा एक मालिक है, मेरा एक लीडर है, मेरा एक गुरु है। अभी बज रहे हैं 5 के करीब शाम के। मैं इस टाइम अमूमन घर पहुंच जाती हूँ। अगर मैं अगले 5-7 मिनट घर नहीं पहुंची, 10 मिनट घर नहीं पहुंची, तो उसको लगेगा गाय कहाँ रह गई। और वो मुझे ढूंढने के लिए जंगल में निकलेगा। 15-20 मिनट में वो यहाँ आ जाएगा मुझे ढूंढते ढूंढते। और जैसे ही वो मुझे दलदल में फंसा हुआ देखेगा, क्योंकि दलदल में तो आदमी धस जाता है ना धीरे धीरे, और जैसे ही वो मुझे दलदल में फंसा हुआ देखेगा, तो मेरा मालिक, मेरा गुरु रस्सी फेंक कर मुझे बाहर निकाल लेगा।
तेरा कोई गुरु है क्या जो तेरे दलदल में फंसने पर तुझे ढूंढने निकले या तुझे रस्सी फेंक के बाहर निकाल ले? तो मैं ये कहता हूँ सर, आप गाय हो या शेर हो, गुरु की जरूरत तो सबको पड़ेगी, मेंटोर की जरूरत तो सबको पड़ेगी। वेरी ट्रू। अगर आपका कोई गुरु या कोच नहीं है तो एक दिन आप दलदल में धंसेंगे और अफसोस ये कि आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, चाहे फिर आप शेर ही क्यों ना हो। क्या बात है। तो एक्सपर्ट या कोच की जो आपने बात करी वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में। अमर जी, जब ज़्यादातर समय ये चैलेंज आता है कि लोग अपनी ज़िंदगी के कुछ गोल्स हैं, राइट? जी। चूँकि मैं हेल्थ में ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ, डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम कर रहा हूँ, तो लोगों को पता है उनका वज़न बढ़ गया है, डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, राइट? तो उनको मालूम है सुबह घूमने जाना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, लेकिन ना मन नहीं करता सुबह घूमने जाने का, है ना? अच्छा, जो हमारे लोग हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, बुक ले ली, घर पे लाके रख ली, हाँ लेकिन जी। पढ़ने का मन नहीं मन नहीं करता। करता। टॉप करना है, कॉलेज हाँ। टॉप करना है, हाँ। लेकिन ये जो मन जो है ना, ये मन इतना बावला क्यों होता है भाई? ये अरे ये क्या मन कमाल। अरे अनूप सर, पहले तो इस सवाल के लिए आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। दरअसल मन को जितना मैं समझाऊं सर, जी, जब कोई मुझसे पूछता है सर मन नहीं करता क्या करें, क्या तो करें? उन्हें उम्मीद होती है मैं कोई तरीका बताऊंगा। कोई मैं कोई हाँ कोई है ना, कोई जड़ी-बूटी, कोई हाँ पुड़िया देंगे हाँ बना हाँ के। हाँ हाँ। मैं उनसे कहता हूँ दोस्त, ना तो मन आज किया, हुँ, ना आज से 10 साल बाद करेगा, और ना आज से 20 साल बाद, 50, सारी जिंदगी मन कभी करेगा ही नहीं। अच्छा, मन की खूबी बताता हूँ। एक्चुअली मैं मन को कहता हूँ भगवान का एजेंट। ओके, सिद्ध करता हूँ, समझिएगा अनूप सर किस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ मैं आपको। भगवान ने इंसान बनाया, मनुष्य बनाया, जी, और भगवान ने इंसान को दो इतनी कमाल की चीजें दी, दिल और दिमाग। और ये देने के बाद भगवान को लगा कि इसे तो मैंने अपने जैसा बना दिया, इसको तो मैंने इतनी ताकत दे दी, ये तो अपने आप में साक्षात भगवान है। कहते नहीं भगवान सही का बात हमारे है, अंदर है। अपने अंदर दिल है। और दिमाग दोनों इतनी कमाल की चीजें इंसान के पास, जिसके दम पे वो चांद पे पहुंच जाए, जिसके दम पे मंगल ग्रह पे पहुंच जाए, जिसके दम पे वो दुनिया को जीत ले, दिल के दम पे ऐसी चीजें भगवान ने दे दी। और भगवान को बाद में समझ में आया ये तो कल को मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। सही, तो फिर भगवान ने बनाया मन। अच्छा, और भगवान ने कहा कि बेटा अब तू चांद पे तो छोड़ दे, तू घर से बाहर पहुंच के दिखा देना, तू कहीं नहीं पहुंचेगा, घर ही पड़ा रहेगा। क्या बात है! मन को कभी भी नोटिस करना। मैं तो लोगों से बोले जी मेरा मन नहीं करता, मैंने कहा भाई मन की तो खूबी है कि मन किसी भी ढंग के काम के लिए कभी करेगा ही नहीं। मन भगवान ने बनाया इसलिए था। अच्छा बताओ मैं तो हमेशा कहता हूँ, किसके मन ने कहा है सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने जाऊंगा? पागल हुआ मन तो थोड़े। कहता पड़ा रहे। सही बात है, किसके मन ने कहा है कि सुबह उठ के स्प्राउट्स खाऊंगा, सैलेड खाऊंगा? मन तो कहता है चॉकलेट खाऊंगा। मन तो कह रहा पिज्जा खाऊंगा। किसी के मन ने आज तक कोई ढंग की बात कही है क्या? तो रेयर, मैं कहता हूँ मुझसे लिखवा लीजिए, मन ना आज करेगा ना कल करेगा, फिर करे क्या? तो मैं कहता हूँ भाई मन के सामने आका डंडा लेके खड़ा हो जाओ। डंडा मतलब मना। अच्छा, मन के सामने तो डंडा लेके खड़े हो जाओ और मन से कर दो मना कि भाई ये शाहरुख खान की फिल्में नहीं चल रही, तेरे चक्कर में थोड़ी अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मन के चक्कर में मैं कहता हूँ पिछले 20-25 साल में मोटिवेशन और लाइफ कोचिंग के नाम पे जो हमारे यूथ को बर्बाद किया गया, उस एक लाइन ने किया कि वो करो जो तुम्हारा मन कहे। एक्चुअली एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए लाइफ कोच, हमें भी तालियां बजवानी होती हैं। और हाँ, ताली बजवाने का सबसे आसान काम क्या है? वो बोल दो जो बच्चे सुनना चाह रहे हो। सही वो बात बच्चे क्या सुनना चाह रहे हैं? बच्चे भी तो ये सुनना चाह रहे हैं, वो करो जो तुम्हारा मन करे, वो करो जो तुम्हारा मन करे। मैं भी एक सेशन में था, साहब ने 3-4 बात बोल दिया, वो करो जो तुम्हारा मन करे, वो करो जो तुम्हारा मन करे। मैंने कहा जिनका मन तो दोपहर के 2 बजे तक सोने का करता है, सोते रहे। मैंने कहा जिनका मन तो रात के 12 बजे तक इंस्टाग्राम चलाने का, फेसबुक चलाने का करता है, चलाते रहे। मैं कहता हूँ सर वो करिए जो जरूरी है, आपका मन करे या ना करे। ये शाहरुख खान की फिल्में नहीं चल रही। लेकिन सवाल ये पैदा है कि मालूम है ये नहीं करना जी चाहिए, जी। लेकिन उस वक़्त जब ये मन कहता है कि सुबह उठूँ या ना उठूँ, ये जो द्वंद चलता है, अंदर की जो लड़ाई चलती है, ये कैसे जीती जाए? पता सबको है। मैं टूल दूंगा। आई विल गिव यू द टूल। यस, मैं बड़ा प्रैक्टिकल। मैं अच्छा एक तो मैं अनूप सर इस पे बड़ा अच्छा आपने मुझे भी याद दिला दिया। मैं भी अपने यूट्यूब चैनल जो मेरा अमर चौधरी ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, सॉल्यूशन फॉर मेंटल पॉल्यूशन। क्या बात ये है! जो आपका सवाल था ना, इस पे मुझे याद आ गया। मैं भी 1 फरवरी से शुरू करने वाला हूँ अभी, बहुत मतलब खूब। सॉल्यूशन। उसमें ऐसे ही सवालों के जवाब है। जी, खैर मुद्दा ये है कि करें क्या द्वंद को। पहले तो मन को समझिए और मन के साथ मन को मैनिपुलेट करिए। एक्चुअली 2 चीजें समझिए। पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए मन करेगा। ये एक्सपेक्टेशन ही खत्म करिए कि मन करेगा। भाई मैं क्यों रुका पड़ा हूं कि एक दिन ऐसा होगा कि मन करेगा। तो हाँ, पहले तो आज ही कट मार दो, मन कभी नहीं। एक मैं कॉलेज में था सर,
तो हमारा लेक्चर चल रहा था, सेशन चल रहा था, लेक्चर केमिस्ट्री का था। तो एक हमारे सर बोले, लेक्चर उस दिन लंबा हो गया थोड़ा। हाँ, हमारी जो पिछले 20 सालों में सबसे बड़ी समस्या हुई है वो क्या है वो बता रहा हूँ। मन नहीं करेगा, मन ना करने के बावजूद काम करना है। तो खैर लेक्चर लंबा हो गया। मेरा एक दोस्त था, वो बोला सर आज तो पक गए। तो सर बोले बधाई हो। हमने कहा सर बधाई हो, हमें लगा ऐसा बोलेंगे तो सर छोड़ देंगे जल्दी। सर ने कहा बधाई हो। हमने कहा सर मतलब? बोले यार उस समय जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, बोले कच्चे आम कितने रुपए किलो हैं? हमने कहा सर 8 रुपए किलो शायद थे। बोले पके हुए आम कितने रुपए किलो हैं? हमने कहा सर 30 रुपए किलो। बोले बधाई हो तुम महंगे हो गए, क्या बात है। तुम्हारी औकात बढ़ गई। तुम्हारी औकात पहले 8 रुपए किलो थी, अब 30 रुपए किलो हो गई। हमारे लोगों के साथ दिक्कत ये हो गई, इन्होंने पकना बंद कर दिया। इनके दिमाग में किसी ने ये बैठा दिया कि तब तक काम करो जब तक तुम्हारा मन कहे, तब तक काम करो जो तुम्हारा। अरे मन कोई कहता है क्या? किसके मन ने कभी। मैं अनूप सर, आप भोपाल से सुबह यहाँ पहुंचे हैं, सुबह से ये चौथा पॉडकास्ट आप ले रहे हैं, आपका रात के 9:30 बजे हमारा ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है। मन कर रहा है क्या? मैं सुबह बिजनौर गया हुआ हूँ, 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर गया हूँ, सारा दिन सेशन लिया है, वहां से वापस लेकर सेशन आया हूँ, 8:30 बजे आपके पास पहुंचा हूँ। आपको लग रहा है मेरा मन कर रहा होगा कि मैं जाके पॉडकास्ट करूं? पर मुझे मालूम है, आपको मालूम है करना है भाई। मन से थोड़ी पूछ के करूंगा मैं सारे काम। तो पहली बात तो मन से मना करिए। अब अगर आप इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पूछे तो उसका तरीका भी बताता हूं। जी बिल्कुल। एक्चुअली सर हमारा मन और शरीर जी ये दो उन दोस्तों की तरह हैं आपके, जो आप कभी देखा होगा शादी में आपके कुछ दोस्त साथ में जाते हैं। हाँ और आप लोग शर्मीले टाइप के होते हैं। हाँ आप डीजे पे फ्लोर पे नाचने लगते हैं, वो साथ में हाँ। साइड में खड़े होते हैं। फिर आपको 10-5 मिनट बाद याद आती है उनकी, यार वो भी तो साथ में आए थे। फिर हाँ। आप एक बार उनके पास पहुंचते हैं, उनका हाथ खींचते हैं, आजा। लेकिन वो क्या कर, मैं नहीं आऊंगा। आप वापस नाचने लगते हैं। 5-7 मिनट बाद आपको फिर याद आती है, आप फिर पहुंचते हैं, एक बार और पूछ लूं, फिर आप उसको खींचते हैं, आजा। वो फिर मना कर देता, नहीं 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 मैं नहीं आऊंगा। अब की बार बताइए, अब उसके मन में क्या चल रहा है? अब उसके मन में ये चल रहा है कि अगर ये एक बार और पूछ ले तो मैं चला जाऊं। और आपने भी नोटिस किया होगा, आप भी बताना मुझे कमेंट में, स्पेशली इस उदाहरण पर, और अनूप सर आप भी बताना, अगर इन ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे दोस्तों को आप तीसरी बार भी खींचने पहुंच गए, आपसे बढ़िया डांस करेंगे या बढ़िया करेंगे। उससे बड़ी बात बताता हूं, ज्यादा देर तक करेंगे। जितना मुश्किल इन्हें स्टेज पे फ्लोर पे लाना है, उससे 10 गुना मुश्किल इन्हें उतारना है। फिर सही बात है। ये उतरते भी नहीं है। हाँ। ये बंद डीजे पर भी मुद्दे बदनाम नाचते ही रहेंगे। इवन कई बार देखा होगा कार की पार्किंग तक नाचते हुए आते हैं। बिल्कुल। इवन कभी नोटिस किया हो, आप भी बताना, गाड़ी में बैठ के भी घर तक क्यों पहली बार नाचे ना। मैं कहता हूँ आपका मन और शरीर उन्हीं दो दोस्तों की तरह। मेरा सवाल आप लोग समझिएगा, ये दोनों दोस्त शुरू में आने के लिए तैयार थे क्या? नहीं थे। अब उतरने के लिए तैयार हैं क्या? नहीं। आपका मन और शरीर शुरू में मना करेगा, तो सुबह जल्दी नहीं उठूंगा। जो रेसिस्टेंस या इनर्शिया जो, अब इसमें थ्योरी दे रहा हूं मैं। हाँ, जबरदस्ती से जबरदस्त तक। रिपीट करें सर। जबरदस्ती से जबरदस्त तक आपको मन और शरीर के साथ शुरू में जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और फिर वो जिंदगी में आपका जबरदस्त काम करके देंगे। क्या बात है, जोरदार। मेरी एक थ्योरी है सर। मैं एक तो पिछले कुछ समय से, अरे बड़ा कमाल, आपके साथ पॉडकास्ट में बड़ी शानदार बात याद आई सर, उसे लंबा नहीं खींचूंगा, वो बड़ा फेवरेट मेरा टॉपिक है, और आई वाज द ओनली ट्रेनर जिसने शुरुआत इस बात की थी। हमें पिछले 20-25 सालों में सबसे गलत ये सिखाया गया सर। अच्छा, जब भी बदलाव की बात आती है तो कहाँ से बदलने के बोलते हैं, बाहर से या अंदर से? कहाँ से बदले? अंदर से। बिल्कुल, अंदर से बदलो, ट्रांसफॉर्म करो, अंदर से बदलाव लेके आओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है सर। क्या बात कह रहे हैं? इससे बड़ा मिथ ही नहीं है इस धरती पर। उदाहरण दूंगा सर। आज तक तो हर कोई बोलता है। अरे मिथ देखिएगा, अंदर से बदलाव। अगर मैं आप लोगों तक अपनी बात, मुझे खुशी इस बात के, जो हमें सुन रहे हैं, मुझे खुशी इस बात के, शायद वो पॉडकास्ट की जो ऑडियंस होती है ना सर, पॉडकास्ट की, वो नए थॉट्स को, नए विचारों को ना वेलकम करती है। यस यस, बिल्कुल। वो रटी रटाई चीजें नहीं, वो ये देखते हैं कोई नई बात कही जा रही है क्या, नया कोई थॉट हमें पहली बार कोई सुनने को मिल रहा है क्या। यस यस। और वैसे भी मेरा ये मानना है सर, अगर नए विचारों को नहीं सुना जाता तो इंसान आज भी बंदर होता। वेरी ट्रू। किसी बंदर ने तो कहा होगा कि 2 पैरों पे चल के देखते हैं। 100 लोग होंगे, 100 बंदर होंगे, उनमें से 90 ने कहा होगा पागल है, 2-4 ने कहा होगा चल के देख लेंगे, फर्क क्या पड़ रहा है, नहीं है तो बंदर तो हमें ही। भाई बंदर होने से तो कोई छीन लेगा नहीं। मान लो हम 2 पे नहीं चल पाए तो कुत्ते तो बन नहीं जाएंगे।
बंदर तो फिर भी रहना ही है। सही तो है, मैं हमेशा कहता हूँ नए विचारों को ट्राई तो करके देख लो। सही है। खैर 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 मेरा ये मानना है सर, चेंजेस कम इनसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। चेंजेस ओके। कम इनसाइड नॉट। अभी सिद्ध करके बताता हूं। आप लोग किसी तो हॉल में बैठे होंगे, किसी रूम में तो बैठे होंगे, कहीं तो आप बैठे होंगे। अनूप सर आपसे पूछता हूं, इस हॉल में बैठे हुए हैं, जी, मैं आपसे कहता हूं सर इस स्टूडियो को और ब्यूटीफाई करिए, और बेहतर बनाइए, और सुंदर बनाइए, जी। क्या करेंगे आप? क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या कर सकते इसका हैं? मैं जैसे लाइटिंग है मेरा तो सवाल सर, लाइटिंग कहाँ से आएगी? नया इक्विपमेंट मुझे बाहर से लाना बाहर से पड़ेगा। आएगा। और बताइए सर क्या करेंगे? इंटीरियर कहाँ से आएगा सोफा? बाहर से लाना पड़ेगा, कारपेट कहाँ से आएंगे? बाहर से, फूल कहाँ से आएंगे? बाहर से, टाइल्स कहाँ से आएंगे? बाहर से। चेंजेस कम इनसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड। थोड़ा बहुत इंटरनल चीज़ें मैं थोड़ी बहुत कर सकता हूँ। क्या बताओ? मतलब आप समझिए ये सोफ़े को मैं ये इधर से सोफा घुमा आया के कहाँ रख से? दूँगा, बाहर से आया, तो ये भी तो बाहर से ही आया हुआ। जो आ चुका है वो भी तो कहाँ से आया था? बाहर से। बाहर से ही तो आया है। अल्टीमेटली आएगा तो जो कुछ कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा। देखिए ये सेंटेंस को समझिए, बदलना अंदर ही है, पर अंदर से नहीं बदलना। ओके। गौर करिए, बदलना अंदर ही है, जी, अंदर से नहीं बदलना। भाई टीवी आप देख रहे हैं, और चैनल टीवी पे बदला जाता है या रिमोट पर? रिमोट पे। पर शब्द पे गौर करिए, प्रीपोजिशन देखिए। हाँ, हाँ, हाँ। बदला कहां जाता है, रिमोट पर या हुँ। चैनल पर? बटन यहाँ दबाते हैं रिमोट पे, एग्ज़ीक्यूट वहाँ पे होता है। मैं इसको चलो और सिंप्लीफाई करता हूं, समझिएगा। चैनल से बदला जाता है, रिमोट से बदला जाता है, हाँ, और टीवी पर पर बदला बदला जाता है। जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं कह रहा हूं ये जो रिमोट है ना, जी, ये बाहर है, वो रिमोट बदलाव दिखेगा वहां, अंदर, पर आया कहां से? आउटसाइड से। आउटसाइड से आया है। समझ जी, गया। मैं इस पे एक उदाहरण दे, देखो 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 सर, हमसे कहा जाता है अपने थॉट्स बदलिए। सर दिल अरे! पे हाथ रख के बताओ, अगर थॉट यहाँ कोई बटन लग रहा होता और थॉट बदलना इतना ही आसान काम होता, हम सारे संत या ऋषि मुनि नहीं बन जाते? इस पे तो कितनी सारी हाइपोथेसिस हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जादू। सोच बदलिए मतलब पॉइंट सही, गलत नहीं है वो हाँ, कह रहे हैं हाँ, सोच बदलिए, हाँ। पर मैं ये कहता हूं उन्होंने मंजिल बता दी, रास्ता नहीं बताया। ओके। बदलिए तो सही, हुँ, पर भाई मैं इस पॉडकास्ट में अगर बैठकर आपसे ये बात करने लगूं कि जी। पॉजिटिव सोचो, तो एज एन ऑडियंस मैं हंसूंगा इस बात पर। पता है क्यों हंसूंगा? क्योंकि आपको क्या लगता है कि मेरा पॉडकास्ट देखने से पहले जो हमारी ऑडियंस है वो क्या सोच रही थी कि कामयाब होना है तो नेगेटिव सोचो? यार ये बात तो इनको पहले से भी मालूम है पहले से कि ही। पॉजिटिव सोचो। राइट। सवाल तो ये साहब कैसे सोचें, कोई बटन थोड़ी लगा हुआ है। प्रोसेस क्या है? स्टेप्स प्रोसेस क्या के, हैं? मैं प्रोसेस पे ले जाना चाह रहा हूं। तो प्रोसेस एक छोटे से टूल से समझाता हूं दोस्तों, कभी मौका मिला तो लंबी बात करेंगे, पर छोटे से प्रोसेस को समझाता हूं। आप कार से जा रहे हो अनूप सर, जी। आप कार से जा रहे हो, आपके दोस्त ने, आपके पापा जी ने बोला कार मोड़ लो, तो आप क्या करते हैं? नीचे उतर के पहिए टेढ़े करके कार मोड़ देते हैं? नहीं, स्टीयरिंग घुमाता हूँ धीरे-धीरे, क्यों? बोला क्या था उन्होंने? कार को मोड़ना, आपने क्या मोड़ा? स्टीयरिंग। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं, मोड़नी कार है, पर आपके हाथ में कार नहीं है। कार थॉट्स हैं, कार ओके। अंदर है। ये जो स्टेयरिंग है ना, ये आपकी हैबिट्स हैं, ये जो स्टेयरिंग्स हैं ये आपके शब्द हैं। एक्चुअली आपके हाथ में दो चीजें हैं, हुँ, हैबिट्स और शब्द, ओके। और कुछ नहीं है आपके हाथ में। थॉट्स आपके हाथ में है ही नहीं। जब आप इन दोनों को बदल देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या बदल जाएगा? आपके विचार, आपके थॉट्स। लेकिन थॉट से शुरुआत नहीं हो सकती, थॉट एक्चुअली मंजिल है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, अगर आप एक मैसेज दे रहा हूँ, और पहले हम मैसेज को ना एसएमएस बोला करते थे, जी, एस एम एस। एस, बदलने का तरीका बता रहा हूँ सर। एस मतलब शब्द, आप कुछ मत करिए, अपने शब्द बदल लीजिए। अच्छा, सब कुछ मत करिए, एक्चुअली शब्द से ही थॉट बदलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कैसे? मैं तो यहां तक कहता हूं, मैंने कहा ना वो स्टेयरिंग जो है वो शब्द ही है। उदाहरण देके बताता हूं कैसे। आपने बड़ा अच्छी बात पूछ ली कि कैसे। एक्चुअली आप समझने की कोशिश करिए, जब जब हमें थॉट्स बदलने, मैं कहता हूं पावरफुल बोलो, मैं कहता हूं पॉजिटिव बोलो, मैं कहता हूं आप बोलो, सोचने की बात नहीं कर रहा मैं। कारण, क्योंकि आप मेरे कहने के बावजूद आप पॉजिटिव सोच नहीं पाएंगे, पर मेरे कहने से आप पॉजिटिव बोल सकते हैं। कारण हाथ में क्या है? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं अपना थॉट कंट्रोल करो, कर सकते हो क्या? शायद नहीं, और काफ़ी हद तक नहीं। अगर मैं आपसे कहूं सर शब्द कंट्रोल कर लो, तो शब्द तो बदल हाथ में सकते किसके हैं, हैं?
आपके हाथ में है ना, बोलना है मुझे। आप तो चाहे तो रुक भी तो सकते हैं बोलने से, आप सोचने से नहीं रुक सकते। क्या इस समय आप बोल रहे हैं क्या? नहीं। इस समय आप सोच रहे हैं क्या? यस 24 घंटे सोचते हैं हम। बिल्कुल। आप सोच को नहीं रोक सकते, आप शब्दों को रोक सकते हैं। इसका मतलब कंट्रोल में आपके क्या है? शब्द। तो आप शब्दों पे काम करिए। अब शब्द क्या बदल देंगे? आपके थॉट्स बदल देंगे। पहले शब्दों की ताकत बता दो, फिर कैसे बदल देंगे वो बताऊंगा। प्लीज प्लीज। तो मैं कहता हूं पावरफुल जो दुनिया में सबसे ज्यादा है वो शब्द है। इवन मैं तो यहां तक कहता हूं अनूप सर कि अगर मुझसे कोई पूछे ईश्वर क्या है, तो कहूँ आपके शब्द ही आपके ईश्वर है, भगवान है। बोले हमारे तो शास्त्रों में कहा गया है शब्द ही ब्रह्म है। और मैं सिद्ध करता हूँ शॉर्ट में, प्रैक्टिकली। देखो मैं कोई ऐसी किताब नहीं करता, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता जो यूट्यूब और गूगल करे। मतलब मैं बड़े व्यवहारिक और घरेलू अंदाज में समझाऊंगा। प्लीज प्लीज, बहुत खूबसूरत अंदाज है आपका। ईश्वर शब्द पर गौर करिए। ईश्वर शब्द, इसका संधि विच्छेद करिए। ईश प्लस स्वर, आपके द्वारा बोले गए पवित्र शब्द ही आपके लिए ईश्वर का काम करते हैं, आपके लिए भगवान है। जैसे शब्द आप बोलेंगे वैसे आपकी दुनिया बनती चली जाएगी। भाई दुनिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? वर्ल्ड। और वर्ल्ड के सबसे करीब दूसरा वर्ड क्या है? वर्ड। वर्ड। एल हटा दो, क्या बचा? वर्ड। यानी शब्द ही क्या बनते हैं? एल माने लर्न, यानी सीख लेना। जिस दिन आप शब्दों को बोलना सीख लेते हैं उस दिन आपकी दुनिया बदल जाती है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं पवित्र बोलो, पावरफुल बोलो, पॉजिटिव बोलो। एक साहब मैं ऐसे ही कह रहा था एक सेशन में, एक साहब खड़े होकर बोले अरे सर ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है? मैंने कहा और भाई नालायक बदतमीज क्या हाल है तुम्हारे? बोले ये क्या बदतमीजी, आपने ऐसा कैसे बोल दिया? मैंने कहा भाई साहब बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है? आप ही कह रहे थे, मैं तो नहीं कह रहा कि बोलने से कुछ नहीं होता। सवाल ये है कि जो कुछ होता है बोलने से ही तो होता है। अगर बोलने से कुछ नहीं होता तो मैं 2 मिनट अभी सबको ऐसा ऐसा बोलूंगा, आप रोकेंगे ही नहीं। पिछले 6 महीने से इंसान अपनी बुआ जी के घर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा जी? बोले जी मेरी बुआ जी ने ऐसा बोल दिया था। बॉस से बोलचाल क्यों बंद है जी? बॉस ने ऐसा बोल दिया था। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा क्यों हुआ जी? हस्बैंड ने ऐसा। सारी दुनिया से बोलने के ऊपर आदमी मुंह बनाए घूम रहा है। अरे जीजा नहीं आए 3 साल जीजा से घर पे। क्यों ऐसा बोल दिया था? सारी दुनिया से हम मुंह फुलाए घूम रहे हैं बोलने के ऊपर, और फिर सेमिनार में बैठ के क्या डायलॉग बाजी कर रहे हैं? बोलने से क्या होता है? अगर बोलने से नहीं होता तो जाइए ना घर। बोलने से नहीं होता तो मिलिए ना उस व्यक्ति से जिससे आपकी बोलचाल बंद है। जितने युद्ध महाभारत सब सारे बोलने के ऊपर हुए। तो जिस दिन हमने बोलना सीख लिया, अब बोलने थॉट्स को कमा। अब सुनिए सर, अगर आप इस थ्योरी को जो मैं कह रहा था चेंजेस कम इनसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड, अब सुनिए सर, मैं आपके घर आऊं जी अनूप सर, मुझसे सवाल पूछा जाता है सर हम नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोकें? यस, ये मेरा अगला प्रश्न यही था। और मैं कहता हूं कभी नहीं रोकना, आपके बस की नहीं, आप रोक पाए। ओके। पर फिर कैसे रोकें, मैं उसका तरीका बता रहा हूं। मैं आपके घर आऊं, मैं बैल बजाऊं, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। मैं बैल बजाऊं और आप मुझे देख लें पर दरवाजा ना खोलें। मैं देख लिया हमारे भाई आए हैं कि भैया, पर आपने दरवाजा नहीं खोला। मैं अगले दिन फिर आया, फिर बैल बजाई, आपने मुझे देख लिया, मैंने भी देख लिया कि आपने मुझे देख लिया, पर आपने दरवाजा नहीं खोला। मैं तीसरे दिन हो सकता है बहुत हिम्मत करके फिर आऊं, फिर बैल बजाई, फिर आपने मुझे देख लिया, दरवाजा नहीं खोला। चौथे दिन मैं आपके यहाँ आऊंगा क्या? नहीं आएंगे भाई। क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि मुझे क्या महसूस होगी? बेइज्जती, बेइज्जती और इंसल्ट, कोई इग्नोर्ड। क्या यार आदमी तो मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, मतलब है मेरे साथ, मतलब मेरी तो वैल्यू नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहे हैं मुझे। सही बात। मेरी जगह थॉट्स को रख लीजिए। थॉट्स आपके दिमाग में आए नेगेटिव, मैं कहता हूँ उसके लिए दरवाजा मत खोलो। दरवाजा क्या है? मुंह का दरवाजा मत खोलो। थॉट नेगेटिव आया, आपके मन में आया कि इसको बुराई कर दो, इसको गाली दे दो, इसको तू तलाक करके बोल दो, इसको बदतमीजी के साथ बोल दो, या मैं ये बोलूं कि नालायक है, ऐसा है वैसा है। पर थॉट तो आया, पर आपने उस थॉट के लिए अपने मुंह का दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन फिर थॉट आया, फिर आपने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन फिर थॉट आया, फिर दरवाजे। थॉट को अपनी बेइज्जती महसूस होगी, यार ये तो बड़ा, यार ये तो आदमी हमारी बेइज्जती कर रहा है, हम रोज इसके मन में आते हैं, रोज इसके घर में आते हैं, पर ये तो दरवाजा ही नहीं खोलता हमारे लिए। चौथे दिन थॉट कहेगा मैं आता ही नहीं। ले, जिस थॉट के लिए आपने दरवाजा खोलना बंद कर दिया वो थॉट आपके यहाँ आना बंद कर देगा। अफसोस इस बात का है कि हमारे थॉट नेगेटिव नहीं है, उससे बड़ा अफसोस है हमारी जुबान नेगेटिव है। हम 24 घंटे इतना दरवाजा खोल के रखते हैं नेगेटिव के लिए, इतना पॉजिटिव के लिए हमारा दरवाजा नहीं खुलता मुंह का, तो इसलिए पॉजिटिव आते भी नहीं है। मैं इस टॉपिक पे पलटूंगा, लेकिन इससे पहले एक अलग तरह का टॉपिक उठाता हूं सर, कि दुनिया में, मैं इसी से कनेक्ट करके बताता हूं कि दुनिया में 90%, मेरा एक डायलॉग है सर, कि दुनिया में 92.78% लोग दुखी रहने के मामले में आत्मनिर्भर हैं। इन्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। दुनिया में सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है?
इस शहर में हर शख्स परेशान सा के कारण मैं बताता हूँ आज आपको, और हो सके ना दोस्तों बड़े प्रैक्टिकल बहुत व्यवहारिक कारण है, इनको इम्प्लीमेंट करके ठीक कर लीजिएगा। मैं बताता हूँ हर आदमी दुखी क्यों है। उदाहरण सुनिएगा, आप किसके घर रुकना पसंद करेंगे? आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त जब आप उसके घर जाते हैं तो आपसे बातें करता है, आपकी बातें करता है, पूरे घर वालों से आपको मिलवाता है, पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदारों से मिलवाता है, इवन फोन पे भी दो चार से, अरे यार अनु भाई आए हुए हैं, अनु भाई आए हुए हैं, आप उसके यहाँ रुकना पसंद करेंगे? दूसरा दोस्त है जो ना आपकी बातें करता, ना आपसे बातें करता, ना आपसे मिलवाता, ना आपका परिचय करवाता, आपको इग्नोर करता है, किसके यहाँ रुकना पसंद करेंगे? जो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, जो मिलवा रहा है, परिचय बिल्कुल करवा रहा है, बिल्कुल रिस्पॉन्स दे रहा है। बिल्कुल। अब मुझे प्रैक्टिकली बताइएगा अनु भाई, आप भी बताइएगा, हम सुबह से शाम तक अपनी परेशानियों का, दुखों का, तकलीफों का, नेगेटिविटी का परिचय करवाते हैं इस पूरी दुनिया से, पूरे समाज से, सब लोगों से, या अपने सुखों का? 24 घंटे किसका रोना रो रहे हैं हम? दुख तकलीफ दुख परेशानी, तकलीफ परेशानी, दुख तकलीफ इससे मिले। मैं अरे अनु भाई क्या बताएं, बस परेशान है शंकर भाई, मैं तो बहुत तंग हूँ, ये दुनिया ही बेकार ही है। दुखों को लगता है यार भैया बहुत बढ़िया हैं, मेरी बात करते हैं, मेरे ही बारे में बात करते हैं, सबसे मेरा परिचय करवाते हैं। दुख कहते हैं मैं तो भैया के पास ही रहूंगा, और दुख परमानेंट भैया के यहाँ तंबू गाड़ देते हैं। सुख देखते हैं, खुशियां देखती हैं, अच्छाई देखती है, यार क्या आदमी मेरी तो बात ही नहीं करता, मेरे बारे में तो किसी से बात ही नहीं करता, मेरा परिचय नहीं करवाता। सुख कहता है, खुशियां कहती है मैं इसके घर ही नहीं आऊंगी। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की समस्या क्या है? वो नेगेटिविटी देखते हो, यार ये आदमी मेरा कितना ख्याल रखता है, सबसे मेरे बारे में बात करेगा, सबसे। भाई सुबह से शाम तक हम नेगेटिविटी का परिचय करवा रहे हैं, तो 24 घंटे तो आप नेगेटिविटी बोल रहे हो, तो नेगेटिविटी को क्या लगता है, यार भैया के यहाँ आऊंगी, दिमाग में इसलिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आप पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो, तो पॉजिटिव को क्या लगेगा, पॉजिटिव को क्या लगता है अभी तो हमारे साथ पॉजिटिव थॉट आए क्यों? पॉजिटिव थॉट को लगता है ये आदमी ना मेरी बात करता, ना मेरे से बात करता, ना मेरा परिचय करवाता, ना मेरे मुंह, ना कभी इसके मुंह से मैं निकलता, तो पॉजिटिविटी कहती है मैं भैया के पास आऊंगा ही नहीं। मेरे कहने से सिर्फ इतना काम कर लीजिए, आप पॉजिटिव बोलना शुरू करिए। अच्छा अच्छा, अब एक ट्रैपिंग बताता हूं भाई, इसको सुनिएगा। हमें पता है कितनी चालाकी से पॉजिटिव बोलने से रोका गया। बहुत गौर से सुनना दोस्तों, आपने शुरुआत मोटिवेशन का एक सवाल पूछा था। जी बिल्कुल। और अब सुनना, हमें कितनी चालाकी से, अच्छी चीजों से हमें इतनी चालाकी से रोका गया है, हमें पता ही नहीं चला, और हम उस ट्रैप में फंस गए, उस जाल में फंस गए। क्यों नहीं बोलते हम पॉजिटिव, बताओ क्यों नहीं बोलते हम? अच्छा प्लीज याद कीजिए बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग कैसे की गई है कि बेटा कभी भी कुछ अच्छा हो या बढ़िया हो ना, किसी को बताना मत, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। यस। उन्हें मालूम, अब गौर करना, सुनना दोस्तों, एक अलग तरह का पॉइंट दे रहा हूं जो आज तक शायद जिंदगी में आपने नहीं सुना हो। उन्हें मालूम था, अब जब मैं उन्हें कहूं तो ये अदृश्य ताकत समझ लेना जो नहीं चाहती कि इंसान ताकतवर बने, इंसान कामयाब हो, इंसान बेहतर जिंदगी जी सके। उन्हें मालूम था कि अगर ये पॉजिटिव बोले, अगर ये अच्छा बोले, अगर ये बेहतर बोले, तो ये कामयाब हो जाएंगे, ये खुश रहेंगे, ये जिंदगी में तरक्की कर जाएंगे। और डायरेक्ट मना नहीं कर सकते थे कि अच्छा मत बोलो। तो उन्होंने माने मोटिवेशन के बारे में क्यों 90, आपको मैं इतने कोच दिखा दूंगा, मैं इतनी दुनिया दिखा दूंगा जो बोलते हैं मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से कुछ नहीं। आपको पता है उनके दिमाग में ये फितूर कहां से भरा गया? मैं बताता हूं। इन्हें मालूम था कि मोटिवेशन के दम पे तो हनुमान जी उड़ गए थे। इन्हें मालूम है कि मोटिवेशन के दम पे तो अर्जुन जी ने करोड़ों की कौरवों की सेना को नेस्तनाबूद कर दिया था, घुटने टेकवा दिए थे। इन्हें मालूम है कि अगर ये जान गए कि मोटिवेशन से बहुत कुछ होता है तो ये कामयाब हो जाएंगे। तो हर आदमी के दिमाग में क्या फितूर भर रखा है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। छोड़ दो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले शब्दों की बात करी थी, हर चौथे आदमी का डायलॉग बता दूंगा मैं। अरे बोलने से क्या होता है भाई, बोलने से क्या होता है? क्या लगता है ये साजिश कहां से डाली गई हमें? इनको मालूम था कि बोलने से बहुत कुछ होता है इस दुनिया में। बोलने से इंसान की सोच बदलती है, बोलने से इंसान का ऑरा बदलता है, बोलने से इंसान की जो रिलेशनशिप है वो बदलती है, बोलने से सक्सेस मिलती है, सेल्स होती है, बोलने से तरक्की मिलती है। इन्होंने कहा यार इस इंसान को कैसे रोके कामयाब होने से? इन्होंने खटे साजिश कर दी, टैपिंग कर दी कि बोलने से कुछ नहीं होता, और हम इन चक्करों में फंस गए। अफसोस इस बात का है। हर पॉजिटिव कभी गौर करना नु भाई, और आप लोग मेरे कहने से आज के बाद गौर करना, हर अच्छी चीज को रोकने के लिए कोई ऐसा तरीका इन्होंने अपनाया है ताकि हमारे दिमाग में ऐसे डायलॉग भर दिए जाएं। पैसा, पैसे पे भाई कैसे डायलॉग हैं? आप तो बुंदेलखंड से हो, मतलब पैसे पे तो इतना कुछ है
कि पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है और मैं जिस पैसा पेड़ पे नहीं लगता, आपने डायलॉग सुना? पेड़ पे नहीं लगता, पैसा हाथ का मैल है। पैसा हाथ का मैल है। तो मैं कहता हूँ भाई ये तो जो सारे 4-5 दिन नहीं नहाता उसके पास तो बहुत पैसा होता होगा, वो तो सारे दिन मैल ही उतारता रहता होगा। खैर चलिए, पैसा हाथ का मैल है। पैसे का और डायलॉग सुने आपने? पैसा भाई भाई के बीच क्या कर देता है। रिलेशनशिप खराब हो जाती है पैसे की वजह पहले से। मैं बता दूं ये ट्रैपिंग क्यों करी है, फिर सोच के देखो, फिर सोच के देखना अब ध्यान से। इनको मालूम था कि अगर ये पैसा कमाने पे अगर हर इंसान, हर आदमी हम में से इतना टैलेंटेड है, इतना मेहनती है, इतना ताकतवर है कि इन्हें मालूम था कि अगर ये कामयाबी के मेहनत कर गए, अगर हमें ये कौन पूछेगा? तो फिर हमें कौन पूछेगा। तो इन्होंने हमारे दिमाग में क्या भर दिया, पैसे के बारे में नेगेटिविटी। इवन मैं ट्रैप पैसे पे हूँ, मुझे एक डायलॉग अभी याद आ गया मेहनत के ऊपर। आपने मेहनत के ऊपर एक डायलॉग सुना है कि मेहनत से कामयाबी मिलती तो गधा सबसे कामयाब होता। सुना ये बिल्कुल। डायलॉग? हाँ, 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 बिल्कुल। मुझे ये महान आत्माएं मिल जाए ना, जी। डायलॉग बोल के निकल गए ये तो। हाँ। मैं कहता हूँ कभी ऐसी महान आत्माओं का मुझसे साक्षात्कार करवाइए। डायलॉग क्या है? अगर मेहनत से कामयाबी मिलती तो गधा सबसे कामयाब होता। आपकी नजर में गधा फेल क्यों है भाई? गधे से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि गधा कलेक्टर बन जाए? गधे से एक्सपेक्टेशन क्या है कि गधा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए? गधे का काम क्या है? माल ढोना। माल ढोना। बस माल ढोने में गधे से ज्यादा कामयाब कौन है, बताना जरा। वो जो काम कर रहा है उसमें परफेक्ट तो है। गधा कामयाब कैसे नहीं है, मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया। ये एग्जाम्पल कैसे दे सकते हो आपकी, अगर काम मेहनत से कामयाब, गधा तो कामयाब है अपने काम। भाई काम तो उसका सामान ढोना है ना, तो सामान ढोने में गधे से ज्यादा कामयाब। तो ये एग्जाम्पल कहां से पैदा कर दिया कि गधा कामयाबी में अगर मेहनत से कामयाबी मिलती तो गधा कामयाब होता? भाई साहब गधा कामयाब है। गधे को एंटरप्रेन्योर थोड़ी बनना था, गधे को लाइफ कोच मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ी बनना था, उसे सामान ढोना था। उस काम में वो कामयाब है। हाँ, वो जो काम कर रहा है वहां पे अच्छे से कर तो रहा है। ये तो फालतू का डायलॉग बोलना बंद कर दीजिए। एक्चुअली इन्हें हमें मेहनत से रोकना था। यस। तो अब मेहनत से हमने भी डायलॉग बाजी पकड़ ली। फिर अब मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो खैर इस पॉइंट पे जाऊंगा, मैं मेहनत तो करनी मैं पैसे पे आता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। पैसा के बारे में इतना नेगेटिविटी भर दी गई, वही पैसा हाथ का मैल होता है, पैसा तो ये होता है पैसा। अब सुनिए, एक टर्म है दैट इज कॉल्ड टेलीकाइनेसिस। यहाँ दो चीजें से बताऊंगा। टेलीकाइनेसिस। टेलीकाइनेसिस ओके। टर्म का नाम क्या है? टेलीकाइनेसिस। हम्म। अब हम गलती क्या करके, मिडिल क्लास लोग, हम लोग आम लोग, जी। मिडिल क्लास वाले लोग, 90% लोग जो हमें हिंदुस्तान के, हम गलती कहाँ कर गए? हम इनके डायलॉग्स में आ गए, हम इनके चक्करों में आ गए। समझना कैसे? जस्टिफाई करते हैं उन डायलॉग से। टेलीकाइनेसिस को समझिएगा पहले क्या होता है। टेलीकाइनेसिस, पैसा क्यों नहीं आता हम जैसे लोगों के पास, और बोलने की ताकत भी बताऊंगा इससे। टेलीकाइनेसिस का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की भी मेमोरी और फीलिंग होती है। जब हम एज ए स्पीकर स्टेज पर, मैं सिद्ध करता हूं, जब हम स्टेज पर आते हैं तो कभी भी किसी भी वक्ता को स्टेज पर आते हुए देखेगा, वो स्टेज को ऐसे टच करके हाथ जोड़कर आते हैं। हाँ, हाँ। क्यों साहब? स्टेज को कैसे पता चला कि हमने उसके पैर छुए हैं, मतलब हाथ जोड़े हैं? गाड़ी हम घर लेकर आते हैं तो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा ले जाकर उसकी क्या करवाते हैं? पूजन करते हैं उसका। नॉन लिविंग गाड़ी को कैसे पता कि उसकी पूजन करवाया गया? इसका मतलब आप ढोंग कर रहे हो क्या? तो ढोंग तो आप नहीं कर रहे। दुनिया करते आ रही है एक श्रद्धा के नाम और से। दुनिया करते क्यों आ रही है? क्योंकि दुनिया जानती है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की भी फीलिंग्स होती हैं। महाभारत, रामायण, हमने तो बहुत धार्मिक सीरियल देखे हैं। तीर चलाने से पहले भगवान श्री राम, अर्जुन, आपने इवन कर्ण, जितने भी योद्धा देखे होंगे, तो तीर चलाने से पहले क्या करते थे? बिल्कुल। हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। क्यों? तीर को कैसे पता चला मुझे प्रणाम किया जा रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट में आप कभी देखिएगा, इवन दशहरा पे हम सब शस्त्र पूजन करते हैं, तो शस्त्रों को कैसे पता? वो तो नॉन लिविंग है। इसका मतलब हम ये मानते हैं और ये जानते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की क्या होती है? एनर्जी, मेमोरी, फीलिंग। अब जरा उन 2-3 डायलॉग को फिर से बोलना। पैसा क्या है? हाथ का। पैसा हाथ का मैल है। पैसा भाई भाई में दरार डाल देता है, पैसा रिश्तों में खटास डाल देता है। और ये सारी बातें गेट पे खड़ा हुआ पैसा सुन रहा होता है। वो कहता नहीं यार, भैया के घर नहीं जाऊंगा, भैया के इन दो भाइयों के बीच में दरार नहीं डालूंगा। भैया और भाभी, भैया पति पत्नी बात कर रहे हैं, पैसा कहता नहीं यार, भैया भाभी के रिश्तों में दरार नहीं डालूंगा, मैं तो वापस ही आप मुझे बताओ, आप मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हो और मैं गेट पे खड़ा हुआ सुन लूं, तो मैं आपके घर आऊंगा क्या? कभी नहीं आऊंगा। नहीं आता है पैसा। कभी मुझे असली पैसे वालों के मुंह से ऐसी बात सुनवा देना, आप, मैं ट्रेनिंग देना छोड़ दूं। जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है ना, आप कभी नोटिस करना, ये बात ही वो करेंगे जिसके पास पैसा नहीं होगा।
बिल्कुल मैंने 100% देखा है। और मैं इसे उल्टा बोलता हूं, ये बात वो नहीं करते जिनके पास पैसा नहीं होता। एक्चुअली जो ऐसी बातें करते हैं उनके पास कभी पैसा होता ही नहीं। क्यों? पैसा अपनी बेइज्जती थोड़ी करवाएगा आपके यहाँ के। बस तुम बेइज्जती भी करो, तुम इंसल्ट भी करो, उसकी तो मेमोरी है ना, उसकी तो फीलिंग है ना। राइट। और ये ट्रैपिंग हमारे दिमाग में डाली कैसे, पैसे को नेगेटिव कैसे बनाया गया है, 2 उदाहरण से समझा देता हूं आपको। मैं एक स्टोरी दिया करता था, ये एग्जांपल इतना पसंद किया, मतलब ये मतलब आई ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, इसलिए इसको बड़ा पसंद किया जाता है। मैं स्टोरी दिया करता था जब मैं स्पोकन इंग्लिश का टीचर था, तो मैं बच्चों से बोलता था कि भाई एक स्टोरी बना के लाना। उस स्टोरी में 2 लड़के हैं, एक लड़की है, देखो हमारी प्रोग्रामिंग कितनी चालाकी से की गई है, और एक डायमंड है। और स्टोरी मैं कहता हूँ 1 लाख से ज्यादा बच्चों से बनवाई है मैंने। और मैं कहता हूँ अभी भी 1 लाख लोग इसको देखेंगे, 10 लाख लोग देखेंगे, वो भी सेम बनाएंगे। स्टोरी ऐसे शुरू होती है, देयर वर 2 बॉयज, यानी 2 लड़के थे। तो जब 2 लड़के होंगे और वो आपस में दोस्त होंगे, मान लो सोनू और मोनू है, तो बाय डिफॉल्ट उनमें से एक अमीर हो जाएगा और एक गरीब हो जाएगा। रियल लाइफ में आपने कितनी ऐसी दोस्ती देखी है जो एक अमीर, आपने 99% केस में कलेक्टर साहब के दोस्त कलेक्टर साहब देखे होंगे, इंजीनियर के 90% दोस्त इंजीनियर मिलेंगे, आपको रिक्शे वाले के दोस्त रिक्शे वाले, मतलब वैसे ही तो मिलेंगे सेम। करेक्ट। लेकिन वो स्टोरी जितनी भी आज तक दिखाई गई है, फिल्में उठाकर देख लेना, एक अमीर और एक गरीब। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अनूप सर, जो गरीब है उसको कैसा दिखाते हैं, मेहनती या आलसी? उसको बहुत मेहनती और दीनहीन दुखियारा बताएंगे। मेहनती दिखाएंगे। जो मैं मेहनती और आलसी में से मेहनती, ईमानदार या बेईमान? ईमानदार। कैरेक्टर वाला या अय्याश? भारी कैरेक्टर वाला। अब अमीर पे आ जाइए, मेहनती या आलसी? आलसी। ईमानदार बेईमान? बेईमान। कैरेक्टर वाला या अय्याश? अय्याश। हमारे दिमागों में घुसा दिया गया कि अगर कैरेक्टर वाला कहलाना चाहते हो, मेहनती कहलाना चाहते हो, ईमानदार कहलाना चाहते हो, तो गरीब बने रहना। क्योंकि जैसे ही अमीर बनोगे तो तुम्हें कैरेक्टरलेस कहा दिया जाएगा, यश कहला दिया जाएगा, आलसी कह बाय डिफॉल्ट कहला दिया जाएगा। आप हमारे देश की स्थिति देखो ना, कोई भी बिजनेस में ग्रो करने लगे, आम आदमी का डायलॉग क्या होता है, बेटा जमीर बेच के कमाया है। बहुत बहुत बाबा रामदेव, हम में से 90% का डायलॉग क्या होता है बाबा रामदेव को लेकर, देखो कैसा ठगा इसने, ठग लिए। कैसे ठग लिए? क्या ठगा मेरी जेब से, क्या ठगा आपकी जेब से, क्या ठगा बाबा रामदेव जी ने? पर क्योंकि बाबा रामदेव बिजनेस करने लगे, पैसा का, हमें हर पैसा कमाता हुआ आदमी चोर, बेईमान और झूठा लगता है। जेलस फील होती है, क्योंकि ये हमारे दिमागों में बैठाया गया है कि जिसके पास पैसा है वो विलेन। मैं सिद्ध करके बताता हूँ, वो विलेन हो। हमारे यहाँ पैसे को विलेन और हीरो समझना। पुरानी हिंदी फिल्में देखिए, बिल्कुल आप लोगों ने भी देखी होंगी, बताना पुरानी हिंदी फिल्म में बड़ा बंगला किसके पास दिखाते थे, हीरो या विलेन? विलेन के पास। लंबी कार किसके पास मिलती थी? पूरी विलेन के पास। वो सूट बूट में कौन मिलता था? विलेन, बिल्कुल। और हीरो, सारी दुनिया का बोझ हम उठा। हीरो या तो कुली मिलेगा, या मैकेनिक मिलेगा, या मजदूर मिलेगा। ये हमारे दिमाग में अनूप भाई बैठाया गया कि अगर हीरो बने रहना चाहते हो, हीरो बनना चाहते हो, तो मजदूर बने रहो, कुली बने रहो, गरीब बने रहो। क्योंकि अगर तुमने पैसा कमाया तो दुनिया तुम्हें विलेन। और फिर हम लोग मिडिल क्लास वाले डायलॉग बाज लोग, हमने डायलॉग याद कर लिया, हमने पैसे नहीं इज्जत कमाई है। मैंने कहा यार बनिया, तुझे 10 रुपए का धनिया उधार नहीं दे रहा, तेरी इज्जत है क्या? हमें भी दिखा, कहाँ इज्जत वो, हमें भी मिलवाओ। अच्छा आपकी इज्जत है, रतन टाटा जी की इज्जत नहीं है, अंबानी जी की कोई इज्जत नहीं है, सचिन तेंदुलकर की इस देश में। हर गरीब आदमी को लगता है कि मैंने इज्जत कमाई है। संतोषी सदा सुखी। तो ये भी ट्रैपिंग है। मैं फिर बताता हूँ, एक्चुअली इतनी ट्रैपिंग है हमारे दिमाग। अच्छा नो भाई, छोड़ो एक बात बताओ मुझे, छोड़ो। अच्छा मुझे बताओ, कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? डोरी चाहिए, रस्सी। अनूप भाई, कपड़े सुखाने के लिए धूप चाहिए। हाँ, बताओ क्या काम है डोरी का कपड़े सुखाने में? सबसे लीस्ट अगर किसी चीज की जरूरत है तो डोरी या रस्सी है। आप बेड पे डाल दो तो कपड़े सूख जाएं, आप रेलिंग पे डाल दो तो कपड़े, छोड़ दो घास में डाल दो धूप में तो कपड़े सूख जाएं। पर ध्यान दो, मैंने सवाल पूछते समय क्या किया, यूं। हाँ। और जैसे ही मैंने यूं किया तो मैंने आपके दिमाग में क्या डाल दी, रस्सी। रस्सी की ऐसी हजारों रस्सियां हमारे दिमागों में डाल रखी हैं लोगों ने। और ये वही रस्सियां हैं कि पैसा हाथ का मैल है, पैसे से रिश्ते बिगड़ते हैं, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, बोलने से क्या होता है, कभी किसी को बोल मत देना, नजर लग जाएगी। क्योंकि एक और डायलॉग देता हूं मैं आपको, एक और लाइन बताना। और सोशल मीडिया का समय आजकल 24 घंटे ही, मैं तो 90% रील्स इसी पे देखता हूँ। रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्तों से। एक डायलॉग सुना है, दोस्तों से और रिश्तेदारों से कभी पैसे मत लेना। हाँ, ये तो 90% सुना होगा। मैं कहता हूँ भाई साहब, दोस्त से मैं पैसे लूं ना
रिश्तेदार से पैसे मैं लूं ना तो मुझे दुश्मन देगा पैसे। क्या लगता है ये डायलॉग कहां से आया होगा? मैं बताता हूं। इनको मालूम था कि टैलेंट इनके अंदर है, इनको मालूम था स्किल्स इनके अंदर है, इनको मालूम था जुनून इनके अंदर है, इनके पास बस पैसा नहीं है। और अगर ये एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को पैसे देने लगे एम्पावर्ड हो तो ये जाएंगे। एम्पावर्ड हो जाएंगे, क्या ये बात। बिजनेस शुरू कर लेंगे, ये एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, ये अपनी दुकानें खोल लेंगे, ये अपने बिजनेस खड़े कर लेंगे, ये डिग्रियां कर लेंगे। और हमें इन्हें रोकना था, इन्हें हमें रोकना था, तो इन्होंने कितनी चालाकी से हमें रोका कि कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार से पैसे मत लेना। और हम इनके डायलॉगों में फंस गए। भारत जैसे देश में मुझे ताज्जुब होता है अनूप भाई, जब मैं ऐसी रील देखता हूँ तो कई बार तो मेरे का ऐसा मन करता है 24 घंटे रील में क्या चल रहा है? रिश्तेदार मतलबी होते हैं, दोस्त किसी के नहीं होते, रिश्तेदार किसी के नहीं होते, रिश्तेदार ऐसे रिश्तेदार। भारत जैसे देश में, जिसमें मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ सर, चैलेंज, जिसमें आज तक एक भी लड़की की शादी, एक भी बेटी की शादी, एक भी परिवार में किसी बेटी की शादी किसी रिश्तेदार की मदद के बिना नहीं होगी। मैं लिख के दे सकता हूँ। या तो फूफा जी ने 20-30 हजार की सपोर्ट करी होगी, या कोई मामा जी आके 10-20 हजार रख के चले गए होंगे, या किसी दोस्त ने चुपके से आके कहा होगा 1.5 लाख रुपए रख ले, जब जरूरत हो तो बाद में मांग लूंगा, अभी तेरे काम आ जाएंगे। भारत जैसे देश में, जिसमें आज तक ये होम लोन तो सर अब आए हैं 10-20-15 साल पहले। भारत जैसे देश में, जिसमें आज तक एक भी मकान किसी ना किसी रिश्तेदार की मदद के बिना नहीं बना। मैं लिख के दे सकता हूँ चुनौती के साथ। किसी दोस्त ने 10-20 हजार की मदद करी होगी, रिश्तेदार, चाचा, मौसा, बिल्कुल। ताऊ, फूफा जी, किसी ने करी होगी। लेकिन भारत जैसे देश में सर, ये तो मेडिक्लेम हवाएं हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होगा ना, तो किसी न किसी ने 10-20 हजार की तो मदद जब भी करी होगी। और उस देश में आप ये डायलॉग बाजी कर रहे हो, रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्त किसी के नहीं होते, दोस्त मतलबी होते हैं, रिश्तेदार तो मतलबी होते हैं। जैसे देश में रिश्तेदारों ने एक दूसरे के लिए जान दे रखी है, उन देश में पिछले 15 मोटिवेशन के नाम पे कुछ भी करवाते रहो, आप कुछ भी बोलते रहो, लाइफ कोचिंग के नाम पे, करेक्ट। लाइफ कोचिंग के नाम पे सुनाओ। दुनिया आसान कितना है, ताली बजवानी है ना, बताओ दुनिया तुमसे। वो ज्योतिष देखे आपने? मैं तो बहुत मानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी को भी मानता हूँ मैं, न्यूमरोलॉजी में इनके खिलाफ नहीं हूँ, पर आपने वो देखे सड़क पर ज्योतिष बैठे रहते हैं हाँ, और सबका हाथ देख के पहला डायलॉग क्या बोलते हैं? तुम तो सबके लिए बहुत करते हो, तुम्हारे लिए कोई नहीं कोई नहीं करता। करता। तुम तो सबको चाहते हो पर तुम्हें कोई नहीं बाबूजी चाहता। बिल्कुल सही बोला। सही, हर आदमी यही तो सुनना चाह रहा है। तो लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर भी क्या कर रहे हैं? इन्हें क्या सुना रहे हैं पब्लिक को? यही जो वो सुना, सुनना चाहते हम हैं। लोग भी यही सुना रहे हैं कि तुम तो बहुत अच्छे हो, दुनिया बुरी है। मैं कई बार मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दोस्तों कि इस दुनिया में लोग कहते हैं सर दुनिया बहुत मतलबी है, बहुत बुरी है जी। और अच्छे होने का ढोंग कर रही है। अनु भाई मैं कहता हूँ दुनिया बहुत अच्छी है पर बुरे होने का ढोंग कर रही है। अब सुनना मैं कहना क्या चाहता हूँ। सबने सिद्ध कर रखा है रिश्तेदार किसी के नहीं, दुनिया बहुत बुरी है। उदाहरण सुनना मेरा, थोड़ी देर मान लें इस दुनिया में 800 करोड़ लोग नहीं है, सिर्फ 8 लोग हैं। आप, अनूप जी, अमर चौधरी, शंकर जी, आशीष भाई, दुर्वेश भाई, विकास भाई, हाँ, हम 5-6 लोग हैं इस दुनिया में, और कोई है ही नहीं। ठीक है जी। दुनिया, अब समझना, दुर्वेश अनूप भाई अपने घर से निकल रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, पैकिंग करवा रहे हैं, और अनूप भाई की मम्मी पैकिंग करते हुए बोल रही है कि अनूप बेटा तू बहुत सीधा है, तू बहुत अच्छा है, दुनिया बहुत मतलबी है, बच के रहना। अनूप भाई कैसे हैं? सीधे हैं। दुनिया कैसी है? मतलब ये उसी समय शंकर भाई अपने घर से निकल रहे हैं और शंकर भाई के घर में पैकिंग चल रही है। शंकर भाई की मम्मी कह रही है बेटा तू बहुत सीधा है, तू बहुत अच्छा है, दुनिया बड़ी मतलबी है, बच के रहना। उसी समय अमर चौधरी जी के घर में पैकिंग चल रही है और अमर चौधरी के घर वाले कह रहे हैं बेटा तू बहुत सीधा है, दुनिया बहुत मतलबी है। उसी समय दुर्वेश भाई के घर में तू बहुत सीधा है, दुनिया बड़ी मतलबी है। उसी समय आशीष भाई के घर में कि दुनिया बहुत मतलबी है, तू बहुत सीधा है। उसी समय विकास भाई के, अरे मेरे भाई जब हम सारे ही सीधे हैं तो ये मतलबी कौन है फिर? चालाक भाई, जब हम सारे ही जिससे पूछो वो ये कहता है जी रिश्तेदार बड़े मतलबी। में कैसे? बोले जी हमने रिश्तेदारों की बहुत मदद की थी, लेकिन हमने अपने मामा जी की बहुत मदद की, उन्होंने हमारी मदद नहीं की, बड़े मतलबी होते हैं रिश्तेदार। मैंने कहा फिर से रिपीट करना। बोले जी हमने अपने मामा जी की बहुत मदद करी थी, उन्होंने हमारी मदद नहीं की थी, रिश्तेदार बड़े मतलबी होते हैं। मैंने कहा फिर से बोलना। बोले जी हमने अपने मामा जी की बहुत मदद की थी। मैंने यहीं रुक जाओ। मैंने कहा तुम तो कह रहे थे कि रिश्तेदार किसी नहीं के होते, तुम मामा जी के रिश्तेदार नहीं हो क्या अपने? तुमने मदद की हुई है। मैं हजारों लोगों के सेशंस लेता हूँ और हजारों लोगों में पूछता हूँ भाई वो हाथ उठाएं जिसने कभी ना कभी अपने किसी ना किसी रिश्तेदार की मदद की है। सब हाथ उठाते हैं। तो मैंने कहा ये मदद जब तुम सारों ने मदद की हुई है तो ये मदद ना करने वाले रिश्तेदार क्या मंगल ग्रह पे हैं फिर? हम गलत सब प्रमाण ने है। तो मदद की हुई है।
तो ये नामदद करने वाला इंसान रिश्तेदार है कहाँ? एक्चुअली अपने आप को विक्टिम दिखाने का ऐसा कीड़ा हो चुका है। जब आपको कुछ ना करना हो ना, तो खुद को विक्टिम दिखाओ, और विक्टिम दिखाने के लिए पहली शर्त है दुनिया बुरी बतानी पड़ेगी। तो हम दुनिया को बुरा बता रहे हैं। दुनिया बड़ी खूबसूरत है। एक लाइन देता हूँ, अलग तरह की लाइन है। मैं कहता हूँ दुनिया गाय की तरह है। गाय दूध देती है, तो जिसको दूध निकालना आता है वो कहता है यार बड़ी अच्छी है, देखो डेली 15 लीटर तो गाय दूध देती है, हमारी तो बड़ी अच्छी है, हमारा परिवार चल रहा है। जिसको दूध नहीं निकालना आता, उसकी जानकारी के लिए बता दूं, एक चीज गाय फ्री में भी देती है, गोबर। तो जिसपे इस दुनिया से दूध निकालना, मतलब जिसपे कामयाबी मेहनत करनी, एफर्ट करने नहीं आते ना, वो फिर इस दुनिया को बुरा बताना शुरू करता है, क्योंकि उसके हिस्से में क्या आता है? गोबर ही आएगा। या तो निकालने का दम है तो बताओ, मेहनत कर सकते हो बताओ, एफर्ट लगा सकते हो तो बताओ, कोशिश कर सकते हो तो बताओ, जान लगाओ, दिन रात मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा। और नहीं है तो फिर दुनिया तो भैया गोबर ही देगी, और दुनिया को फिर आप क्या बोलोगे? बुरी है। सही बात है। अमर जी, आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत डीप लेवल पे बताया, बट जब मैं लोगों से बात करता हूँ, इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, तो वो अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, पर एक आध कोई चीज़ 19-20 है तो हमेशा वो कंप्लेनिंग मोड में मिलते हैं। मतलब एक होता है, मैंने सुना है शब्द ग्रैटिट्यूड, ये क्या है और इससे एक इंसान अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है? देखिए अनु भाई, सवाल ये है कि बदलना है या नहीं। मुद्दा ये है कि क्या मैं वास्तव में खुद को बदलना चाहता हूँ। देखो एफर्ट तो लगेंगे जी, किसी भी काम की शुरुआत करना अनु भाई, जी, चाहे वो बदलने की शुरुआत क्यों ना हो। राइट, मैं ये कहता हूँ किसी भी काम की शुरुआत करना, जून की गर्मी में, जून की दोपहरी में, जून में कितनी धूप पड़ती है, किसी भी काम की शुरुआत करना जून की दोपहरी में धूप में खड़ी हुई बाइक की सीट पर बैठने की तरह है। शुरू के 2 मिनट तो भाई साहब तलवे जलेंगे, तलवे समझ गए होंगे आप। समझ गया। एक्चुअली पर हम ये नहीं जानते कि वो जो 2 मिनट की गर्माहट है, 2 मिनट की जो तलवे जले ना हमारे, हाँ, वो हमारे अगले 2 घंटे की परेशानी को बचाने वाले हैं। वेरी ट्रू। पर अफसोस इस बात का, हर काम की शुरुआत में जोर तो लगेंगे। एक्चुअली हम लोग इतना आसानी से चाहते हैं सब चीजों को, इतनी आसानी से क्यों मिल जाए, मैं तो आज तक समझ में नहीं आया। एक डायलॉग एक साहब ने मुझसे बोला, सर इस पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, इसी से कनेक्ट करूंगा। बोले ये दुनिया बड़ी मतलब ये। मैंने क्या हुआ? बोले जी दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, बहुत मतलब ये। मैंने कहा हुआ क्या? अरे बोले सर मैं तो जानता हूँ दुनिया बहुत मतलब ये उगते हुए सूरज को सलाम करती है। मैंने कहा इस बात का एहसास तुम्हें कब हुआ कि दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है? अरे बोले सर हम तो जानते हैं बड़ी मतलब दुनिया ये उगते हुए सूरज को सलाम करती है। अरे मैंने कहा ऐसा लगा कब? अरे बोले सर मैं तो बचपन से ही जानता हूँ। मैंने कहा फिर तू उग क्यों नहीं गया? जब तुम्हें समझ में आ गया था कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, तो तुम उगे क्यों नहीं आज तक? तुम उस दिन का इंतजार कर रहे हो जिस दिन दुनिया डूबते सूरज को सलाम करे। एक्चुअली उगने में जोर लगाने पड़ते हैं ना, मेहनत करनी उगने में मेहनत करनी पड़ती है ना, उगने में और मैं तो लोगों से पूछता हूँ, डूबते सूरज को उगने दुनिया सलाम करे क्यों? सही बात। या फिर गधे और घोड़े की बराबर इज्जत हो तो मैं क्यों घोड़ा बनना चाहूंगा? मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भिखारी की और एक कलेक्टर की इज्जत बराबर कर दो थोड़ी देर के लिए। देखो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो रिस्पेक्ट अलग है। राइट, एक तो होता है हम उनके साथ बिहेवियर अच्छा करें, व्यवहार अच्छा करें, बर्ताव अच्छा करें, तमीज से बात करें। मैं तो इससे, मुझसे जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं। पर मेरा दूसरा सवाल है, भाई पावर तो कलेक्टर साहब के पास ज्यादा होगी। अगर दोनों को ही बराबर मान लिया जाएगा, दोनों बराबर ही वैल्यू दे दी जाएगी, तो ये आदमी 12-12 घंटे, 16-16 घंटे आंख फोड़वा के कलेक्टर बनेगा क्यों? मेरे तो ये सवाल है। फिर तो कामयाब होना छोड़ देंगे ना लोग, मेहनत करना छोड़ देंगे लोग। तो पॉइंट ये है सर, जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं कि कंप्लेनिंग मोड में हम इसलिए हैं क्योंकि कंप्लेनिंग मोड से बाहर आने में कष्ट लगते हैं, उससे बाहर आने में मेहनत करनी पड़ती है। तो कितना आसान है। कंफर्ट जोन है, कंप्लेन मतलब कंफर्ट आप जोन। बदलाव शब्द पे गौर करिए, बदलना है। मैं बदलाव शब्द को ना, मैंने शब्दों पे ईश्वर की कृपा से बहुत काम किया। मैं बदलाव शब्द को बोलता हूं सर बद लाभ। बदलाव नहीं बोलता, मैं क्या बोलता हूं? बद लाभ। अब इसमें गौर करिए, लाभ बाद में आया है, उससे पहले आया बद। बद माने चैलेंजिंग, बद माने मुश्किल, बद माने बुरा, बद माने खतरनाक, बद माने चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण। राइट। तो मैं कहता हूं भाई लाभ तक पहुंचना है
तो बद से गुजरना पड़ेगा। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, उनमें खजाना होता था गुफा के अंदर। बिल्कुल। खजाना गुफा के गेट पर रखा रहता था या अंदर तक? सबसे आखिरी में अंदर। बहुत चुनौती, बहुत चैलेंजेस के तो उसी बाद गुफा के गेट पे क्या होता था? बिच्छू लटक रहे हैं, बिच्छू, सांप, थोड़े से पता नहीं अंदर क्या जाओ क्या। सांप है, हाँ, फिर बीच में नदी सी बहती हुई दिखती थी, फिर अंदर जाओ भूत भूत से भी दिखते थे, बिल्कुल। जानवर भी दिख जाते थे। मैं कहता हूँ यार, तुम में अगर चुनौतियों का, मुश्किलों का, समस्याओं नाम के बंदर, बिच्छू, कुत्ते और शेर का सामना करने की ताकत है तो आओ, मैं चैलेंज देता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ अंदर खजाना है। पर आप ये चाहो कि इस खजाने को उठा के वो गेट पे ही रख दे और फिर कोई तुम्हारी आरती उतारे पहले कि आ जाओ बाबूजी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ऐसा थोड़ी होगा। तो जो मेहनत करते हैं, जो एफर्ट लगा सकते हैं, वो कामयाब होते हैं। और बाकी कोई ये थोड़ी एक्सेप्ट कर लेगा कि यार मैं मेहनती नहीं हूँ, राइट। कहानी सुनाएगा, वो कहेगा दुनिया ऐसी। भाई एक बात तो बताओ, अगर मैं फेल हूँ तो फिर मैं ये मान लूं कि मैं फेल हूँ, मैंने मेहनत नहीं की? मैं तो यही कहानी सुनाऊंगा। मुखर्जी नगर में लाखों बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, पर याद रखना, कभी आपने नोटिस किया है, अगर वैकेंसी 3-4 हजार हैं तो उसके फॉर्म भरे जाते हैं 55 लाख। बहुत ज्यादा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एग्जाम में बैठते हैं 33 लाख, उन 55 लाख में से 35 लाख, 38 लाख, 10, 12, 15 लाख तो वो फॉर्म ही भरने आए थे। बस। वो तो अपने घर से खर्चा मंगवा रहे थे और यहाँ मस्ती कर रहे थे, दिल्ली के मॉल्स के मजे ले रहे थे। तो अब जब ये लौट के फेल होके वापस जाएंगे तो ये घर वालों से ये कहेंगे कि हमने मस्ती करी थी, हमने मजे लिए थे, हम वहाँ पैसे उड़ा रहे थे। ये तो जाके कहानियां सुनाएंगे ना, यूपीएससी में पैसा चलता है, अरे सब ठग रहे हैं, टीचर ऐसे, इंस्टीट्यूट ऐसा, यूपीएससी ऐसी। ये थोड़ी कहते हैं जाके कि भाई मैं मजे ले रहा था, मैं तो वहां टाइम फोड़ रहा था। तो ये वाले लोग फिर कंप्लेनिंग करते हैं, कंप्लेन करते हैं। मैं तो, और वैसे मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि बेवकूफ रोते हुए पैदा होते हैं, शिकायत करते हुए जीते हैं और पछताते हुए मर जाते हैं। तो इसमें क्या करना? देखो, मुझसे किसी ने पूछा था मोटिवेशन क्या करता है, तो मैं हमेशा एक बात समझिएगा, आप गौर करने की बात समझिएगा अनूप भाई। मोटिवेशन हो, कोई कोच हो, कोई लाइफ कोच हो, वो क्या कर सकता है? ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। आपने कभी कहानी सुनी होंगी, आपने बात सुनी होगी कि कुछ लोग भटक के इधर आ गए या उधर से इधर आ गए। राइट। तो कभी आपने सुना है कि दिल्ली का आदमी भटक के इस्लामाबाद चला गए या इस्लामाबाद का भटक के दिल्ली आ गए? ये भटक के इधर उधर कौन से होते हैं? बॉर्डर के जो आजू बॉर्डर बाजू। पे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूं कि जो नेगेटिविटी के बॉर्डर पे है, वो मोटिवेशन और ऐसे पॉडकास्ट के दम पे खींच के किधर आ जाएगा? पॉजिटिविटी की तरफ। राइट। अब जिसने इस्लामाबाद में तंबू गाड़ रखा है, जितने नेगेटिविटी के मतलब बिल्कुल वहीं तंबू, वो थोड़ी आ जाएगा। वो तो इस पॉडकास्ट में भी अभी 4 बात बताएगा। अरे बोलने से कुछ होता थोड़ी, ये तो सब बोलने की बातें हैं। तो सवाल ये है कि आप बदलाव चाहते हो क्या? राइट। ना हम सफर, राहत इंदौरी साहब का शेर है साहब, कि ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का काटा हम ही से निकलेगा। सबसे पहले मैं तो तैयार हूं, आप तो बाद में आओगे ना। बाकी तो हेल्पिंग, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ लाइफ कोच, एज अ पॉडकास्ट, ये सारी चीजें तो वो टूल हैं जो घर मैंने एक लाइन लिखी थी बहुत पहले सर, कि जो कामयाबी है ना, वो लिफ्ट की तरह है। ओके। ये वाली लिफ्ट नहीं, वो हम सड़क पे लोगों से लिफ्ट नहीं मांगते, वो वाली लिफ्ट। ओके। मैंने कहा कामयाबी जो है वो लिफ्ट की तरह है, और लिफ्ट लेने की 2 शर्तें हैं। पहला, आप सड़क पे चलते हुए दिखने चाहिए, और दूसरा, आप किसी से मांगते हुए दिखने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि तुम घर पे चद्दर तान के सोते रहो और कोई लिफ्ट वाला मोहल्ले में आके आवाज लगाएगा लिफ्ट ले लो लिफ्ट। ऐसा थोड़ी होगा यार। लिफ्ट मिलती हैं, पर उन्हें मिलती हैं जो रोड पे चल रहे हों, और दूसरा किसी के आगे हाथ करके यूं कर रहे हो साहब बैठा लो। एक नहीं बैठाएगा, दूसरा नहीं बैठाएगा, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, छठा, पर लिफ्ट मिल। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो सड़क पे लिफ्ट मांग रहा हो और फिर वहीं खड़ा रह गया वो सारी जिंदगी? घर नहीं पहुंचा क्या वो? पहुंचा, बिल्कुल तो पहुंचा। कैसे पहुंच गया? उसकी जेब में तो पैसे ही नहीं थे। यानी जिसको आप छोड़ के आए हो, भाई कोई लिफ्ट मांग रहा था और मैंने गाड़ी नहीं रोकी, तो ये मत सोचना वो घर नहीं पहुंचा होगा, उसे किसी और ने गाड़ी रोकी होगी। पर शर्त होनी चाहिए कि आप लिफ्ट मांग रहे हो, आप मेहनत, आप कामयाब होना चाहिए। शुरुआत तो आपसे ही होगी ना कामयाबी की। वेरी ट्रू। बहुत ही जबरदस्त। अमर जी, जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में बहुत सारे परेशानियां, चैलेंजेस रहते हैं और हर किसी की लाइफ में कुछ अच्छी चीजें भी रहती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी ताकत है, ग्रेटिट्यूड मतलब करने से जिंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है।
तो आपकी क्या राय है, मतलब आप? हाय हाय, देखिए सर, मेरे से पर्सनली कोई ग्रेटिट्यूड मुझसे कोई पूछे ना, प्रार्थना किसको बोलते हैं, जी। तो मैं कहता हूँ ग्रेटिट्यूड दुनिया की सबसे बड़ी प्रार्थना है। ग्रेटिट्यूड से बड़ी ईश्वर की कोई प्रार्थना हो ही नहीं सकती। आप सच में अगर प्रार्थना करते हैं या करना चाहते हो, तो प्रार्थना वो नहीं है जो आपने बहुत लंबी-लंबी याद करनी है। प्रार्थना है ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त कर देना। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ सर ग्रेटिट्यूड की ताकत। आप एक बात समझिए अनूप भाई, इस कमरे में अंधेरा है जी। और मैं आपसे कहता हूँ कि अनूप सर, इस कमरे का अंधेरा खत्म कर देंगे। तो क्या आप बाल्टी भर-भर के अंधेरा बाहर निकालेंगे? क्या करेंगे आप? लाइट जलाएँगे, कैंडल जलाएँगे? अंधेरा कभी बाहर नहीं निकाला जाता, उसकी जगह उजाला किया जाता है। तो उसी उजाले का नाम है ग्रेटिट्यूड। ये जो हमारी ज़िंदगी का अंधेरा है ना, नेगेटिविटी, परेशानी, चिंता, तनाव, इनको दूर करने का अगर मुझसे कोई सिर्फ़ एक तरीका पूछे, तो वो है ग्रैटिट्यूड। उसका रीज़न बताता हूँ क्या। देखिए, सबसे पहले तो आभार जब आप व्यक्त कर रहे होते हैं, अगर मैं आपका अभी धन्यवाद व्यक्त करूँ, तो धन्यवाद व्यक्त करते हुए बताइए मैं गुस्सा कर सकता हूँ क्या? सवाल ही पैदा नहीं। तनाव ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। चिंता कर सक अरे भाई, जब मैं आभार ही व्यक्त कर रहा हूँ, तो चिंता कहाँ कर रहा हूँ मैं? फिर तो मैं तो इसका मतलब अच्छा पोज़ीशन, मतलब मैं क्या मान रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। राइट। तो जिस दिन आपने ग्रैटिट्यूड की ताकत को अब मैं ताकत समझाता हूँ क्या है। ग्रैटिट्यूड को मैंने टर्म दी हुई है, मैं ग्रैटिट्यूड को बोलता हूँ ग्रोटिट्यूड। ग्रो? ग्रो, ग्रो, ओके। टीट्यूड। ओके। मैंने इसकी स्पेलिंग बदल दी, ग्रेटिट्यूड नहीं है, हाँ। ग्रो। हुँ। अगर जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ मत करो, जितनी मेहनत जितना एफर्ट कर रहे हैं उसके साथ आभार व्यक्त करना शुरू कर दो जो मिल रहा है उसके लिए। आभार शब्द पे गौर करिए, आभार एक्चुअली हिंदी में किसी शब्द के साथ जब आ लग जाता है उसका मतलब होता है विपरीत, अपोजिट। जैसे गमन, उसका उल्टा क्या है? आगमन। आगमन। भाई गमन डिपार्चर, तो आगमन क्या हो गया, उसका क्या हो गया? उल्टा। सफलता, असफलता। असफलता। भार यानी बोझ, और आभार मतलब हल्का। हुँ। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको ऊपर उठाए, तो आपको भारी रहना पड़ेगा या हल्का? हल्का होना तो जब पड़ेगा। आप आभार व्यक्त करते हैं, तो आप खुद हल्के हो जाते हैं। और हल्की चीज, इस सोफे को आप ऊपर उठा सकते हैं क्या? पर इस पेपर को उठा देंगे आप। तो हल्की चीजें जब आप हल्के हो जाएंगे, तो ये दुनिया आपको ऊपर उठाएगी, आपको और तरक्की मिलेगी, आपको और ग्रोथ मिलेगी। आभार की ताकत बताता हूँ, आभार का सबसे बड़ा फायदा बताता हूँ। आप मेरे कहने से अनूप सर और तमाम लोग नोटिस किया होगा, या आज के बाद करना, आप किसी के घर जाओ सर, या किसी रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ भाभी जी या उनके बच्चे या वो वेटर पानी लेकर आएगा, वो आपको एक गिलास पानी दे, आप उस पानी को पीकर गिलास वापस रखते समय बोल दीजिएगा थैंक यू या धन्यवाद। मैं चुनौती देता हूँ 95% केस में सामने वाला, वो भाभी जी, वो बच्चा, वो वेटर आपसे एक लाइन पूछेगा, सर और दूं क्या? हुँ। और अगर आपने उसी पानी को पीकर मुंह फेर के यूं रख दिया, वो भी लेके चला जाता है। सेम काम होता है भगवान के साथ। अच्छा। भगवान आपको देते हैं एक गिलास पानी। ओके। अब अगर आपने उस एक गिलास पानी को पीकर वापस रखते समय भगवान से बोला, भगवान थैंक यू, भगवान आभार, भगवान धन्यवाद, भगवान कहते हैं और दूं क्या? और आपने भगवान के उस एक गिलास पानी को पीकर वापस पलट के यूं फेर कर रख दिया, जूस तो दिया ही नहीं। भगवान कहते हैं बाढ़ में जावे। भगवान को ही क्या पड़ी हुई है? आपको उस पानी को पीते समय पता ही नहीं था भगवान के यहाँ जूस भी है, सूप भी है, आइसक्रीम भी है, 56 भोग भी है। पर भगवान तो वो एक गिलास पानी दे के चेक कर रहा था, ये शुक्राना आदमी है या ये कमजोर आदमी है। तो आपने अपने आप को कमजोर सिद्ध कर दिया। अब आपको वो मिला ही नहीं जो भगवान के पास तो बहुत कुछ था ना। जी। हमारे जो इस समय तनाव का जो सबसे बड़ा कारण है, ग्रोथ रुकने का, हर आदमी जो परेशान है, दुखी है ना, उसका कारण बता रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल। हमारे यहाँ मिले हुए की इज्जत ही नहीं है, आए हुए की इज्जत ही नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत है उसकी जो नहीं मिला, ओके। सबसे ज्यादा इज्जत है उसकी जो नहीं आया। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी दुनिया में ना आए हुए की बड़ी इज्जत है, ना मिले हुए की बड़ी इज्जत है। मैं सिद्ध करके बताता हूँ। आप चलिए, आप तो मुझे लगता है मैरिड हो या ना हो, अगर आप मैरिड है जी। तो आप और भाभी जी कहीं चले जाइए, जी। जिसके यहाँ शादी में या कार्यक्रम में जाएंगे, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, आप और भाभी जी जाना, उसका पहला सवाल होगा बच्चे नहीं आए। हमारे यहाँ ना आए हुए की बड़ी इज्जत है। भाभी जी और बच्चे चले जाएं,
मैं लिख के दे सकता हूँ, बताओ उसका पहला सवाल क्या होगा? भाई साहब नहीं आए, बिल्कुल ही होता है। भाई साहब नहीं आए, कैसे पता आपको? भाई साहब नहीं आए। मेरे भी बच्चे हैं ना, मैं भी मैरिड हूँ, मैं भी जाता हूँ ना। और आप और बच्चे चले जाइए, भाभी जी उनका ने पहली नहीं- लाइन क्या होगी? भाभी जी नहीं आई। और अफसोस देखना, आप तीनों चले जाइए, वो गौर ही नहीं करता, वो क्या बोलता है? भाई साहब खाना खा लो। मतलब जो आ गया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, उसकी कोई इज्जत ही नहीं। हमारे यहाँ किसी भी चीज की इज्जत तब तक है जब तक वो हमें मिली ना हो। और इसका अफसोस बताता हूँ क्या है। इसलिए हम 24 घंटे तनाव में और दुखी रहते हैं, क्योंकि सारा दिन गौर किस पे, ध्यान किस पे? जो नहीं मिला। जो नहीं और अफसोस इस बात का, हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं मिला बस वही खूबसूरत है। हमें ऐसा लगता है जो मुझे मिला नहीं ना। आपने कभी नोटिस, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, आप कभी कपड़े खरीदने गए होंगे तो एक शर्ट पसंद आती है आपको, जी। और आप बड़ा उचक के खड़ा होके ऐसे बोलते हैं, भैया आंखों में चमक आ जाए, हाँ, भैया बिल्कुल। भैया हाँ, भैया भैया वो वाली शर्ट देना। हाँ। और जैसे ही भैया उस वाली शर्ट को लाके काउंटर पे डालते हैं, सोल्ड आउट। तो आप उस काउंटर की, उस शर्ट की तरफ देखते ही नहीं। अब क्या करने लगते हो आप? उस शर्ट को पकड़ के, भैया, मैंने कहा भाई साहब जिसके लिए मरे जा रहे थे एक बार उसे तो देख लो ढंग में। हाँ, एक्चुअली ये शर्ट हमें तब तक ही अच्छी लग रही थी जब तक वो वहाँ टंगी जब थी। तक वो वहां थी। जैसे ही माय मिली, गॉड। जैसे ही मिली, अब इसकी कोई इज्जत हमारी नजरों में। अब इसका अफसोस और इसका दुख और इसका नुकसान बताता हूं। अगर आपने मिले हुए की इज्जत नहीं करी, तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं आपको वो मिलेगा ही नहीं जो आपको चाहिए। और इसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूं। आप मिले हुए की इज्जत करना शुरू कर दीजिए। एक तो खुश रहोगे, सबसे बड़ी बात तो खुश रहोगे, संतोष, आपको आनंद आएगा जीवन में। उससे बड़ी बात, चुनौती लिख के दे सकता हूं सर, आप मिले हुए की इज्जत करिए, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। क्या बात है। सिद्ध करके बताता हूँ। कैसे? एक टर्म यूज की थी मैंने, टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस। याद है? वो मेमोरी होती है, फीलिंग्स होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मतलब टेलीकिनेसिस जी। एक टर्म है कि मेमोरी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की भी मेमोरी होती है। मुझे कार चाहिए थी जी। और मुझे मिली बाइक। अब मैं जो हाँ, सबसे बड़ी गलती करूंगा, मुझे चाहिए क्या थी? कार। कार। लेकिन मिली क्या है मुझे? बाइक। बाइक बिल्कुल। तो मुझे चाहिए ही नहीं थी। अब जो मैं सबसे बड़ी गलती करूंगा वो ये करूंगा कि मैं इस बाइक का ध्यान रखना बंद कर दूंगा, क्योंकि ये तो चाहिए, इससे लगाव ही नहीं था ना मुझे। इनफैक्ट मतलब अंदर वो कंप्लेनिंग रही यार, ये तो मिली हाँ, नहीं। नहीं यार, ये तो चाहिए ही नहीं थी अपनी। हाँ, बिल्कुल। अब इस बाइक के साथ मैं क्या करने वाला हूँ? इसके बाइक के कैसे हालात कर दूंगा मैं? बाइक के हाल कैसे कर दूंगा? ना कभी कपड़ा लगेगा इस पे, कोई केयरिंग नहीं, ना कोई कैजुअल केयर अप्रोच। होगी, ना सर्विस बिल्कुल। करवाई जाएगी, ना ढंग में पेट्रोल डलवाया जाएगा। किक टूट गई तो टूट गई, पीछे की हेडलाइट टूट गई तो टूट गई, कभी टाइम पे पेट्रोल नहीं डल रहा, कभी सर्विस नहीं हो रही, कभी कपड़ा नहीं लग रहा। और ये सब दूर खड़ी अनूप भाई वो कार देख रही है जो आपको चाहिए, क्योंकि कार की नॉन लिविंग की क्या है? मेमोरी और फीलिंग। और ये सब देख रही है वो दूर खड़ी हुई कार जो आपको एक्चुअल में चाहिए। जी। और वो क्या सोचती है? भैया, जिस आदमी पर इतनी सी बाइक पे कपड़ा नहीं मारा जा रहा, जिस पे इतनी सी बाइक की सर्विस नहीं करवाई जा रही, जो ढंग में इसका ध्यान नहीं रख पा रहा, मैं चली गई तो ये तो मेरी दुर्गति कर देगा। और बाइक कहती है, कार कहती है, नहीं, इस इंसान की जिंदगी में नहीं भूल के भी नहीं जाऊंगी। जाना। अब उल्टा करिए, जो बाइक आपको पसंद ही नहीं थी, चाहिए ही नहीं थी, आपने उस बाइक की बहुत इज्जत करी, कपड़ा मार के, टंच करके, साफ करके, सर्विस करवा के, चमका के रखते हैं। अब वो कार वहां क्या सोच रही है? यार, जिस आदमी को बाइक चाहिए ही नहीं थी, जब ये उस चीज का इतना ध्यान रखना है, उसे रानी बना के रख रहा है, तो मुझे तो महारानी बना के रखेगा। क्या बात। और वो कार कहती है, मैं इसकी जिंदगी में जाऊंगी। आप जो मिला है उसका आभार व्यक्त करने शुरू कीजिए, और जो है उसके लिए, जो नहीं है, जो चाहिए उसके लिए मेहनत करना शुरू करिए, और फिर देखिए आपकी जिंदगी में वो चीज कैसे मिलती है। मैं गूज़बम्प्स आ रहे हैं आज के सेशन का, वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग में लेके जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत आपने बताया, भाई क्योंकि वाक़ई में ये मैं जब लोगों से बात करता हूँ, लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं ये ऑब्ज़र्व किया है 95% चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में अच्छी हैं, 2-5% चीज़ें ठीक इतनी नहीं तो हैं। नहीं है, बस लेकिन तो रोना पूरा अच्छा। दो फ़ोकस। पांच पे मुझे एक लास्ट जी, उदाहरण दे प्लीज़। दें, लेकिन मुझे अभी एक टूल दिमाग में आया बैठे बैठे, जब मैं बोल रहा हूँ ये आभार व्यक्त कीजिए, जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ही नाम पे एक टूल बन गया, AMAR। ए मतलब आभार करो, जी, जो है उसका आभार करो। जी। M मतलब जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो, क्या बात है। AM। हाँ, और A मतलब फिर आप उसे अचीव कर पाओगे, राइट। और R मतलब इसे रिपीट करते रहना बस। क्या बात है। बहुत बढ़िया। AMAR। बहुत ज़बरदस्त, आपने एक बहुत बात कही ज़बरदस्त। कि 2-4% की नहीं है, सुनना जी। सही, बहुत बड़ी बात कही है। हमारी जिंदगी भी ऐसी है।
मेरी स्पोकन इंग्लिश की क्लास थी सर, एक बच्चा आया बोला सर नोट्स दे दो। जी। मैं क्लास तो आ नहीं पाऊंगा, मैं मतलब मेरे ऑफिस वगैरह होता है तो मैं क्लास तो अटेंड कर नहीं पाऊंगा, तो आप मुझे नोट्स दे सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ, ले जाओ 30 पेज के नोट्स। क्या पॉइंट उठाया आपने, और हमारे दुखों का कारण देखिए सर, हम कितने बड़े, मैं अपने लिए मैं क्या बोलूं, चलो हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कई बार ऐसा अफसोस होता है कि यार इतनी खूबसूरत जिंदगी के साथ हमने क्या कर दिया। क्या कर डाला? तो 30 पेज के नोट्स थे, तो मैंने उसको नोट्स दे दिए। 30 पेज के नोट्स होते थे उस समय मेरे, तो मैंने नोट्स दे दिए। 2-3 महीने बाद वो मुझे मिला। मैंने उससे क्या, हाँ, मैंने कहा रोहित क्या रहा भाई, कुछ हुँ। इंग्लिश इंप्रूव हुई, कुछ सीखा क्या, क्या रहा? अरे बोले सर मैं क्या सीखता, वो जो आपने नोट्स दिए थे उसमें 2 पेज तो फटे हुए थे। माय गॉड! मैंने कहा हाँ, वो वाले 2 पेज तो फटे हुए थे जो उससे तुम्हें इंग्लिश सीखनी थी, बाकी के 28 पेज तो मैंने तुम्हें हवा करने के लिए दिए थे। हम सबकी जिंदगी के 2 पेज फटे हुए हैं सर। चाहे वो मजदूर हो या अंबानी हो, मैं लिख के दे सकता हूँ, सबकी जिंदगी के 2 पेज फटे हुए हैं। वेरी ट्रू। किसी के फैमिली बैकग्राउंड के पेज फटे हुए हैं, किसी के एजुकेशनल बैकग्राउंड के पेज फटे हुए हैं, किसी के परिवार में बच्चे ऐसे निकल गए इसके पेज फटे हुए हैं, किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उसके पेज फटे हुए हैं, किसी के पास पैसा नहीं था, दिमाग तो था, स्किल्स तो थी, किसी के पैसे के, हर इंसान के धरती पर मैं लिख के दे सकता हूँ 2 पेज फटे हुए हैं। पर कामयाब और खुश और नाकामयाब और दुखी आदमी में बस एक ही अंतर है कि कामयाब और खुश इंसान उन बचे हुए 28 पेज पर फोकस करता है, और दुखी आत्मा और नाकामयाब इंसान सारी जिंदगी उन 2 बजे हुए पेट का, 2 फटे हुए पेज का रोना रोता है। बस यही अंतर है। कोई ये कहता हो जो खुश है उसकी जिंदगी के 2 पेज नहीं फटे हुए, मैं लिख के दे सकता हूँ, कभी उसके अंदर झांक के देख लीजिएगा, हम सबके पेज फटे हुए। किसी को दुख इस बात का है कि बच्चे ऐसे नहीं निकले, किसी का दुख इस बात का है कि ऐसा हो गया, किसी का दुख बात का है वैसा हो गया, पेज सबके फटे हैं। सवाल ये है वेयर डू यू फोकस। इसलिए मैं लोगों से अक्सर अपील करता हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे दोस्तों, ये जो जिंदगी है ना, ये दही की तरह है। दही? दही, क्या दही बात! खाई है आपने? बिल्कुल खाई है। दही का स्वाद, दही जब खाने के साथ या वैसे खाने को मिल जाए तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, शक्कर या चाट मसाला। सर बिल्कुल। कैसी लगती है? बहुत मज़ा आता है, स्वाद, बहुत मजा, टेस्टी, खाने का स्वाद स्वाद आ बड़ा जाता है। आनंद आ जाता है। बहुत, बहुत। सर अनूप सर, उसी दही को हाँ। जस्ट खाने से पहले हुँ। मेरे कहने से माइक्रोस्कोप लगा कर देख लीजिए, हुँ। इतने कीड़े दिखाई पड़ेंगे, इतने बैक्टीरिया दिखाई पड़ेंगे कि खाना तो बहुत दूर की बात है, उसकी तरफ मुंह नहीं कर पाएंगे कभी। मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, जिंदगी दही की तरह है यार, इसमें माइक्रोस्कोप लगा के इसका पोस्टमार्टम मत करो, इसमें अंदर मत घुसो। हुँ। रिश्तेदारों ने ये कर दिया, दोस्त ऐसे होते हैं, दुनिया वैसी है, मुझे तो ये नहीं मिला, सब मेरे से खिलाफ है, सब मुझसे चिढ़ते हैं। इसका पोस्टमार्टम करोगे तो जिंदगी नरक बन जाएगी, जीना तो बहुत दूर है, आप इसकी तरफ मुंह करके नहीं देख पाएंगे। ये जिंदगी दही की तरह है, शक्कर मिलाओ, चाट मसाला मिलाओ और इसके आनंद लो। क्या उसका बात है! कारण बता रहा हूँ, क्योंकि ये जिंदगी सारी जिंदगी आपके साथ रहनी नहीं है, ये एक हुँ। दिन चली जाएगी हाथ से हम लोगों के। तो वेरी हो ट्रू। सके तो बस इसका आनंद लीजिए। बहुत खूबसूरत, बहुत जी खूबसूरत। अरुण भाई। सो अमर जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट मैंने अरुण आपके भाई, साथ डिस्कस किया। लगा कि मतलब दिल से आप बातें कह रहे हैं और आपने जितनी भी बातें कही वो कोई बुकिश नहीं थी, किताबी नहीं थी, आपके जीवन के अनुभव के आधार पर बड़ी खूबसूरती से आपने पिरोया है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट शो पे आने के लिए। अनु भाई बहुत बहुत दिल से आभार करता हूँ मैं, आपने इतना शानदार मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया, और आप तमाम सुनने वालों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।